औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोगों ने विंटर ब्रेक जो है वो एंजॉय किया होगा। सो वेलकम बैक। हम स्टार्ट कर लेते हैं वीक 3 के लेक्चर को। तो जो एजेंडा है इस वीक के लेक्चर का, वी विल टॉक अबाउट another approach to which we are using to design your algorithm, and that's called divide and conquer approach. So इससे पहले हम एक अप्रोच को यूज़ कर चुके हैं, उसको हम आगे जो है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को जो है वो पहले डिस्कस करना है, और फिर उसको हमने जो है वो मर्ज सॉर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो है हमने उसको जो है वो डिस्क्राइब करना है, या उसको हमने जो है वो अप्लाई करना है कि मर्ज सॉर्ट में डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो है वो किस तरीके से जो है वो इस सॉर्टिंग के प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहा है. एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ जनरल डिस्कशन ऑन हाउ डू वी basically analyze divide and conquer algorithm, and then we will talk about the merge sort analysis. And after that we will be having a simple assignment based on coding, which is based on coding of the merge sort algorithm. So हम इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं. Let's start with the today's lecture. डिजाइनिंग एल्गोरिथम, देयर आर मेनी वेज. काफ़ी सारे तरीके हैं आपके पास कि आप अपने एल्गोरिथम को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, या डिज़ाइन मेथड जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जो कि आप अपने एल्गोरिथम्स में यूटिलाइज कर सकते हैं. इससे पहले हम एक एग्जांपल या एक सॉर्टिंग के मैकेनिज्म जिसको हमने इंसर्शन सॉर्ट कहा था वो हम डिस्कस कर चुके हैं. वहाँ पे हमारा कंसर्न जो है वो हर स्टेप के अंदर क्या होता था कि हमारे पास एक सॉर्टेड सीक्वेंस 1 से लेके j-1 तक हमारे पास एरे ए के अंदर एक सॉर्टेड सीक्वेंस हम मेंटेन करते होते थे, और जो करंट आइटरेशन होता था वो jth वैल्यूज़ को जो है उसको एक्चुअल जो है वो प्लेस कर रहा था. ठीक है जी. सो इस एजे के लिए इंसर्शन सॉर्ट जो है एजे के लिए एग्जैक्ट लोकेशन अमंग 1 से लेके j-1 लोकेशन तक जो है वो उसका एग्जैक्ट लोकेशन इस रेंज में जो है वो फाइंड आउट कर रहा था, और उसको फिर जो है वो क्या कर रहा था, उसको करेक्टली प्लेस कर रहा था. ठीक है जी. सो अल्टीमेटली 1 से लेके j-1 तक वो ऑलरेडी आपका सॉर्टेड सीक्वेंस था. जब जेथ की वैल्यू को आप उसमें इंसर्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपका जो सॉर्टेड सीक्वेंस है वो 1 से j तक जो है वो एक्सटेंड हो जाता था. ठीक है जी. तो हर एक स्टेप जो है वो क्या कर रहा था, वो j की एक वैल्यू को एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद जो है उसको प्लेस कर रहा था. सो इट मीन्स कि हम वहाँ पे हर एक जो स्टेप है उसके अंदर सॉर्टेड सीक्वेंस को बाई 1 इंक्रीमेंट कर रहे थे. ठीक है जी. सो इसलिए वी कॉल दैट इंक्रीमेंटल अप्रोच. अब हमारे पास एक और अप्रोच है जो कि इस लेक्चर के अंदर हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल डिवाइड एंड कंकर. ये हम इंग्लिश की किताबों में पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज़ का रूल था कि वो लोगों को डिवाइड करके उसके ऊपर जो है वो रूल करते होते थे. तो ये भी उसी तरीके से है, डिवाइड एंड रूल की तरह डिवाइड एंड कंकर वाला अप्रोच है. दिस इज़ अनदर वेरी मच कॉमन अप्रोच, डिज़ाइन अप्रोच, जो कि काफ़ी सारे एल्गोरिथम में जो है वो यूटिलाइज होता है. ठीक है जी. अब अगर आप डिवाइड एंड कंकर की बात करते हैं तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो है इट इज़ बेस्ड ऑन 3 स्टेप. The first step is called the divide step, the second one is called the conquer step, and the third one is called the combination या the combine step. पहले में हम क्या कर रहे थे, एज वी सेड, एज इट्स नेम सजेस्ट कि आप डिवाइड करें और उसे कंकर करें. तो यहाँ पे डिवीजन का स्टेप क्या कर रहा होगा कि जो प्रॉब्लम आपको गिवन होगा उससे आपने एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स में जो है उसे क्या करना है, उसे आपने डिवाइड कर देना है. और जो सब प्रॉब्लम आपके पास अचीव हो जाए तो उसके बाद कंकरिंग स्टेप में आपने क्या करना है कि कंकर द सब प्रॉब्लम्स बाय सॉल्विंग देम रिकर्सिवली. अब ये रिकर्शन क्या है, रिकर्सिवली या रिकर्सिव प्रोसीजर्स जो हैं ये क्या हैं, इट्स अ मेथड जिसके थ्रू आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. इसके ऊपर हम बात कर रहे होंगे. रिकर्शन का मतलब ये है कि अपना एक प्रोसीजर को हम रिकर्सिव प्रोसीजर कहते हैं जब वो प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर रहा होता है, और वो कॉल करता रहता है अनलेस until it reaches to a boundary condition. और उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद वहाँ से सिचुएशन जो है वो बैक ट्रैक हो जाता है, और फिर जो है वो एक्चुअल सॉरी जो हमारा सोल्यूशन है वो डेवलप करना शुरू हो जाता है. ठीक है जी. सो यहाँ पे हम फैक्टोरियल का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये कहते हैं कि यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद द फैक्टोरियल.
तो मैं उस पे आता हूँ, लेकिन जब भी हम कंकरिंग स्टेप या रिकर्शन अप्लाई करते हैं सब प्रॉब्लम्स के ऊपर और हम उसे रिकर्सिवली जो है वो जो है ये स्टेप्स अप्लाई करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो कोई बेस कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए और बेस कंडीशन जहाँ से हम हमारा रिकर्शन जो है वो बैक ट्रैक करे। ठीक है जी। सो बेस केस जो है वो हमारे पास एक स्मॉल केस होता है जो कि ब्रूट फोर्स या डायरेक्टली जो है उसका सोल्यूशन हम इजीली जो है वो इफ देन या इस तरीके से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जब आपके पास एक प्रॉब्लम या जो भी सब प्रॉब्लम्स है एक प्रॉब्लम के, अगर उसके सॉल्यूशन आपके पास आ जाते हैं तो उसके बाद कॉम्बिनेशन स्टेप में आप क्या करते हैं कि जो सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं आप उनको कंबाइन करते हैं ताकि आपको ओवरऑल प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन मिले। सो इन्होंने कहा है कि आप जो है अपने स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल करें कि रिकर्शन क्या है। रिकर्शन का एक बड़ा सिंपल सा जो एप्लीकेशन है या जो एग्जांपल है वो फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल जो है, अगर आपको एक नंबर गिवन होता है तो उस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप नेचुरल नंबर सेट में से उतन इन वैल्यूज तक जो है मींस 1 से लेके इन वैल्यूज तक जो है उसको मल्टीप्लाई करें एंड इट गिव्स यू बेसिकली द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द फैक्टो फॉर इन फैक्टोरियल इफ यू हैव सेलेक्टेड दिस इन वैल्यू, राइट। लेकिन इसका रिकर्सिव जो स्टेटमेंट है उस तरीके से है कि अगर आप इन फैक्टोरियल डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो आप इनको n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, so you will get n-1. Now n-1 जो है it again you doesn't know what exactly this n-1 factorial is, so पहले आप n-1 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। n-1 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो फिर आप n-2 फैक्टोरियल आपको रिक्वायर्ड होगा जब आप रिकर्सिवली इसी स्टेटमेंट को जो है वो यूटिलाइज करें। इसका एग्जांपल इस तरह से है, सपोज हम 4 फैक्टोरियल डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, सो अगर हम ये वाला अप्लाई करें तो 4 फैक्टोरियल कैसे मिलेगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें 4 फैक्टोरियल का रिस्पांस तब मिलेगा जब हमें 3 फैक्टोरियल का रिजल्ट मिलेगा। तो हमें ये वाला स्टेट जो है वो दरम्यान में छोड़ के हम 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करने पे लग जाएंगे। ठीक है जी। सो 3 फैक्टोरियल फिर कैसे मिलेगा, वो अगेन यही अगर हम ये वाला स्टेटमेंट यूज करें तो वो हमें मिलेगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे बेस। इसका मतलब ये है कि 3 फैक्टोरियल तब मिलेगा जब 2 फैक्टोरियल हमें नॉन होगा, तो आप 2 फैक्टोरियल पे चले जाते हैं, इसको भी इंटरलीविंग स्टेट में छोड़ देते हैं। सो 2 फैक्टोरियल कैसे मिलेगा, जब 2 को आप 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन हम जस्ट इनकी जो वैल्यू है उसमें से n-1 कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। और 1 फैक्टोरियल कैसे मिलेगा, 1 फैक्टोरियल अगर हम 1 को 0 फैक्टोरियल से जो है वो डिटरमाइन करें। अब हमारे पास फैक्टोरियल में जब 0 फैक्टोरियल आता है तो इट इज़ एन अंडरस्टूड बेस केस जिसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 होती है। सो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था 4 से हम 3 पे आए, 3 से हम 2 पे आए, 2 से हम 1 पे आए, अब हम 0 पे आ गए। 0 की वैल्यू डायरेक्ट मिली तो मैं क्या करूँगा, अब मैं बैक ट्रैक करूँगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, मैं एक ही शॉर्टर रेंज का जो सब प्रॉब्लम है वो मैं अचीव कर रहा था, वो मैं गेन कर रहा था। ठीक है जी। मैं कंकरिंग कैसे कर रहा था कि हर एक वैल्यू जो है उससे एक लेस वैल्यू का सब प्रॉब्लम मुझे जो है वो हैंडल करना पड़ रहा था। ठीक है जी। जब 0 फैक्टोरियल मेरे पास उसकी वैल्यू आई दैट इज़ अ 1, सो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना है 1 में, तो 1 इंटू 1 ये रिस्पॉन्स मुझे देगा किस चीज़ के इक्वल, 1 फैक्टोरियल के ऊपर। और ये 1 फैक्टोरियल जब इसका 1 फैक्टोरियल का रिस्पॉन्स आएगा तो यहाँ उसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें, 2 से उसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है जो कि आपके पास यहाँ पे 2 है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओवरऑल जो 24 है, जो 4 फैक्टोरियल की इक्विवेलेंट एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, जब आप रिकर्शन यूज़ करते हैं तो आप डिवीजन और कंकरिंग के स्टेप यूज़ करते रहते हैं और आप नीचे डेप्थ की तरफ जो है वो मूव करते जाते हैं। और जब आप अल्टीमेट डेप्थ जहाँ पे आपका बेस कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा होता है, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो उसके बाद जो है वो आप स्टॉप करते हैं क्योंकि उससे फर्दर आप नीचे जा नहीं सकते और आप बैक ट्रैक करते हैं। और जिस सीक्वेंस में आप गए होते हैं उसके रिवर्स सीक्वेंस में जो है वो आप जो है वो थर्ड जो कॉम्बिनेशन का स्टेप है या जो थर्ड स्टेप है जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन मुझे मिला उस सोल्यूशन सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, फिर सोल्यूशन मुझे मिला उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, फिर सोल्यूशन मुझे मिला उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें एंड अल्टीमेटली आई विल गेट द रिस्पॉन्स। सो अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे इस स्टेज से मैं जब ये दूसरे स्टेज पे जा रहा हूँ तो मैंने यहाँ डिवाइड एंड कंकर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। और फिर जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो फिर उसका मैंने कंबाइंड स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसके थ्रू बी साइड दिस कि हम जो है वो डिवाइड एंड कंकर को जो है वो डिस्कस करें
इन्होंने चूंकि कहा था कि स्टूडेंट जो है वो फेमिलियराइज हो, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा फैक्टोरियल को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आगे हम मूव करते हैं कि डिवाइड एंड कंकर के ये 3 स्टेप्स जो हैं, ये हम मर्ज सॉर्ट जो है वो किस तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब हम मर्ज सॉर्ट को डिस्कस कर लेते हैं। मर्ज सॉर्ट जो है ये बेसिकली एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है, एज इट्स नेम सजेस्ट। यू कैन सी द सॉर्ट वर्ड within the name merge sort. So sorting algorithm जो है this is based on the divide and conquer approach. इससे पहले जो हम insertion sort डिस्कस कर चुके हैं, हमने देखा कि वो incremental approach पे बेस्ड था। और इसका जो worst case running time है, it has a lower order of growth that insertion sort. अगर आपको याद हो, हमने insertion sort का worst case running time डिटरमाइन किया था, एंड हमने अल्टीमेटली ये देखा था कि वो थीटा एन स्क्वायर था। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट केस रनिंग टाइम है मर्ज सॉर्ट का, दैट इज थीटा इन लॉग ऑफ एन, और लॉग ऑफ एन जो है ये वैल्यू जो है ये लीनियर एन वैल्यू से जो है वो कम है, तो इसलिए एन इंटू एन विच गिव्स अस एन स्क्वायर, दिस इज हायर ग्रोथ फंक्शन देन एन लॉग ऑफ एन फंक्शन। ठीक है, इसको हम बाद में जो है वो कंप्लीट डिटेल से देख भी लेंगे कि इसका रनिंग टाइम जो है वो क्या है, और फिर उसका कंपैरिजन जो है वो भी आ जाएगा। चूंकि हम सब प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक सब प्रॉब्लम को जो है वो एक सब एरे कंसिडर कर लेते हैं, ए से लेके पी टू आर। हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि हमारे पास एक एरे ए है और पी से आर, तो ये एक सब प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम मर्ज सॉर्ट में जो है वो सब प्रॉब्लम्स के साथ ही डील कर रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास जब हम फर्स्ट टाइम इसको जो है वो व्हेन वी डील फॉर द फर्स्ट टाइम विद इट, तो हमारे पास एक्चुअल जो एरे है उसका चूंकि साइज 1 to n होगा, तो आप p को 1 असाइन कर लेंगे और r जो है उसको आप n असाइन कर लेंगे। उसके बाद p या r की वैल्यूज जो हैं वो चेंज होती जाएंगी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स एंड द साइज ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है जी। सो यस इट्स रिटन हियर कि इसके बाद ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे हम सब प्रॉब्लम्स को जो है वो रिकर्स करते हैं। ठीक है जी। अब हमने कहा था कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट्स एस्टेब्लिश फैक्ट ना हो, और हमने ये भी देखा कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच जो है वो 3 स्टेप्स को यूटिलाइज कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि बेसिकली हमारे पास जो सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, जो इन टर्म्स ऑफ सब प्रॉब्लम, वो हम बेसिकली एक सब एरे ए पी टू आर जो है उसको सॉर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमने देखना है कि ये 3 स्टेप्स जो है वो किस तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं, और वो किस तरीके से पी से लेके आर तक जो सीक्वेंस है, नंबर्स हैं, उनको किस तरीके से जो है वो सॉर्ट कर लेता है। ठीक है जी। सो ये हमें जो है वो इनिशियली जो है विद इंडेसिस एरे का एक रेंज मिल रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कहा था कि डिवाइड में हमने एक सब प्रॉब्लम को क्या करना है, उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना है। ठीक है, या प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना है। सो इस केस में मर्ज सॉर्ट के केस में हमने क्या करना है कि हमने जो सब प्रॉब्लम हमें गिवन है, या जो एरे हमें गिवन है, सब एरे हमें गिवन है, हमने उसको कितने में, 2 सब एरेज में जो है वो स्प्लिट करना है। एक एरे जो है वो ए पी से लेके आर तक होगा। पी इनिशियल मेरा इंडेक्स है और आर जो है वो मेरा फाइनल इंडेक्स है। क्यू की एक वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है, और वो क्यू जो है वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो ये डिवीजन का स्टेप जो है वो ये बेसिकली डिटरमाइन करेगा। एंड वंस वी गेट दिस क्यू वैल्यू, तो फिर डेफिनेटली हमारे पास वो क्यू इसके दरमियान में आ जाएगी। तो पी से लेके क्यू तक एक सब एरे आ जाएगा, और क्यू प्लस 1 से लेके आर तक जो है वो हमारे पास दूसरा आ जाएगा। ठीक है जी। और क्यू जो है वो बेसिकली क्या है, इट्स अ हाफ वे एलिमेंट। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि इसको जितना भी बैलेंस हम रख सकते हैं हम उतना ही बैलेंस रखेंगे। ये ऑलमोस्ट बैलेंस की हम बात करें या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अनलेस एंड अनटिल वी हैव द नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर नॉट एग्जैक्टली पावर ऑफ 2, क्योंकि एग्जैक्टली पावर ऑफ 2 के केस में जो है वो वैल्यूज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, बल्कि एक वैल्यू जो है वो एक सब प्रॉब्लम में जो है वो दूसरे के निस्बत जो है वो ज्यादा होगी। हम इसके एग्जांपल जो है वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। सो डिवीजन में हमने क्या करना है कि जो हमें सॉर्टिंग के लिए जो सीक्वेंस गिवन होता है एक एरे का, हमने उसको 2 सब एरेज में जो है वो स्प्लिट करना है, और वो स्प्लिट किस चीज पे करना है, वो क्यू के वैल्यू पे करना है। क्यू इज अगेन एन इंडेक्स। ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं हमारे पास इंडेक्सेस हैं। ठीक है जी। जो कि आपके पास ये ब्रैकेट्स के अंदर हैं। ठीक है जी। सो वंस वी गॉट दीज 2 सब प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्यू वैल्यू, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इन 2 सब प्रॉब्लम्स को जो है वो रिकर्सिवली हमने उसको सॉर्ट आउट करना है, या सॉर्ट करना है, जो ये 2 एरे हैं। ठीक है। सो हमने सिंपली जो है वो रिकर्शन अप्लाई करना है, और रिकर्शन का मतलब क्या है,
द एप्लीकेशन ऑफ these three steps again। ठीक है जी। उसके बाद जब हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन के स्टेप में जब हम जाते हैं तो हमने क्या करना है, वी हैव टू डू अ मर्जिंग स्टेप। क्योंकि पहले वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली हम रिपीटेडली उसे डिवाइड करते जाएंगे ताकि हम उसे कंकर कर सकें। और जब हमें बेसिकली सोल्यूशन जो है वो हमें अल्टीमेटली एक लोअर लेयर पे ही मिलता है जहाँ पे हम बेस कंडीशन को अचीव कर लेते हैं। ठीक है जी। सो फिर बॉटम से टॉप की तरफ जो है वो रिवर्स ऑर्डर में हम जो है वो सॉर्टेड सीक्वेंसेस जो है वो जनरेट करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है जब हमें जो है वो ए बी से लेके क्यू तक और ए क्यू प्लस वन से आर तक ये ये दोनों जो सब प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस मीन सॉर्टेड सीक्वेंसेस हमें मिल जाते हैं। तो कंबाइन स्टेप क्या करता है कि वो इन दोनों को कंबाइन कर लेता है ताकि हमें पी से लेके आर तक एक ही सॉर्टेड जो सिंगल सॉर्टेड सब एरे है वो हमें जो है वो मिल जाए। ठीक है जी। इस स्टेप के लिए ये कॉम्बिनेशन का स्टेप, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट नॉट द कॉम्प्लेक्स वन, लेकिन ज़्यादातर काम इसमें जो है वो हमें करना पड़ता है, जिसमें हमें जो है वो एक प्रोसीजर मर्ज जो है वो यूटिलाइज करना है। जिसको हमने 4 इंडेक्सेस प्रोवाइड करने हैं। ए जो है इट्स एन एरे, पी जो है वो इनिशियल इंडेक्स होगा जो अल्टीमेट जो कंबाइंड सिंगल सॉर्टेड एरे होगा, आर जो है वो उसका जो है वो लास्ट इंडेक्स होगा, और क्यू इंडेक्स क्यू के हमने ये सब सॉर्टेड सब एरे जो है ये हमने अचीव करना है ऑन द बेसिस ऑफ द सॉर्टेड सीक्वेंसेस जो कि पी से लेके क्यू तक और क्यू प्लस वन से लेके आर तक है। तो अगर हमें क्यू पता हो तो पी से क्यू तक भी एलिमेंट्स हमें पता है और क्यू प्लस वन से आर तक एलिमेंट्स भी पता है। तो फिर हमने इन दोनों को जो है इस मर्ज प्रोसीजर के थ्रू कंबाइन करना है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन का स्टेप जो है ये कंबाइन दो सॉर्टेड सीक्वेंसेस को जो है वो कंबाइन किस तरीके से करता है। ठीक है जी। अब मर्ज सॉर्ट के केस में हमारे पास जिस तरह फैक्टोरियल के केस में मैंने कहा था कि आप प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, जब तक आपके पास प्रॉब्लम का साइज जो है वो 0 फैक्टोरियल ना अचीव हो जाए। अब जब हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो अगर आप देखें, मैंने स्टार्ट में भी ये कहा था जब हम इंसर्शन सॉर्ट डिस्कस कर रहे थे कि हम j इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे थे, और उसका रीजन ये था कि हमने ये कहा कि अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 में लोकेशन 1 एरे के फर्स्ट लोकेशन में उसको हमने इसलिए सॉर्टिंग में नहीं लिया था क्योंकि जब हम एक वैल्यू की बात करते हैं तो वो बाय इटसेल्फ जो है वो सॉर्टेड होता है। जब वैल्यू एक होती है कंपैरिजन के लिए या सॉर्टिंग के लिए जो है वो एक से ज्यादा वैल्यूज का होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो वी नीड अ मिनिमम ऑफ 2 और मोर देन 2 वैल्यूज टू सॉर्ट देम आउट, राइट। सो रिकर्शन जो है वो मर्ज सॉर्ट के केस में जो है वो कब बॉटम आउट होगा, मींस कब बैक ट्रैक शुरू करेगा, जब आपके पास सब एरे में एक एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है जी। और वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो सॉर्ट हो चुका होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बॉटम पे पहुंच चुके होते हैं, हम बॉटम के जो दो सब प्रॉब्लम्स हैं जो हमें एक लेवल ऊपर से जो है वो नीचे अचीव होते हैं, हम उनको कंबाइन करना शुरू करते हैं, सो वहीं पे हम जो है वो मर्ज का प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करते रहते हैं। एक चीज़ कंप्लीटली क्लियर है कि कंबाइन के लिए जब आप दो सीक्वेंसेस को जो है वो एक सिंगल सॉर्टेड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दोनों सीक्वेंसेस का सॉर्ट होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। Here's the pseudocode for the merge sort algorithm. This is the merge sort where we do provide A with the initial and the final index. Not initially, yes, but initially and the final index of the sub problem, right? So जब तक हमने बेस कंडीशन को चेक करना है कि बेस कंडीशन हमें ये कहता है कि सॉर्टिंग के केस में हमारे पास एक एलिमेंट हो तो आपने स्टॉप कर जाना है। इसका मतलब ये है कि जब पी और आर की वैल्यू जो है वो सेम इंडेक्स पोजीशन पे होगी तो इसका मतलब ये है कि वो आपके पास एक एलिमेंट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहे हैं बेस कंडीशन को चेक करने के लिए कि जब तक पी की वैल्यू जो है वो लिस्ट से जो है वो स्मॉल होगी तो आपने ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करना है। जैसे ही वो इक्वल टू 1 हो जाएगी तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। सो सबसे पहले तो हमने कंडीशन को चेक कर लिया, उसके बाद अगर पी की वैल्यू जो है वो लेस देन आर है, इसका मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं आपके पास एक सब प्रॉब्लम में तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है जी। डिवाइड कैसे करना है कि आपने पी और आर के इंडेक्स को ऐड करने के बाद जो है उसको 2 से डिवाइड कर देना है और फिर उसका जो है वो फ्लोर ले लेना है। ठीक है जी। फ्लोर हम इसलिए लेंगे
कि हमारे पास जो होल नंबर है या होल इंटीजर है वो हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमारे पास जो एरे ए के इंडेक्सेस हैं वो जो है वो फ्लोट नहीं हो सकते। ठीक है, सपोज हमारे पास 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स हैं। अगर p की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 4 है तो 1 + 4 = 5, 5 और 2 इज 2.5। तो उसका जब फ्लोर वैल्यू लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये डिवीजन का स्टेप है, इट्स ओनली अ सिंगल स्टेप, राइट। सो आपने सिंपली क्या कर देना है कि ये कैलकुलेट कर देगा आपको क्यू की वैल्यू, और जब आपको क्यू की वैल्यू मिले तो इसका मतलब ये है कि आपको दो सब प्रॉब्लम्स मिल गए हैं। ठीक है जी। आपको ए और पी और आर ऑलरेडी क्लियर है, और क्यू जो है वो इन दोनों के दरमियान होगा। ठीक है जी। सो आपके पास दो सब प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और वो रिकर्सिवली अपने आप को ये वाला प्रोसीजर जो है ये फिर से कॉल कर लेगा। तो पहले जैसे ही आपको उसका एक लेफ्ट वाला पोर्शन मिलेगा तो आप एरे ए के पी और क्यू इंडेक्सेस को जो है वो ये एल्गोरिथम लेके अपने आप को फिर कॉल करेगा, और यही स्टेप्स जो है वो फिर अप्लाई होंगे। ठीक है जी। और ये होता जाएगा जब तक आपके पास स्टेट इस तरह का स्टेटस नहीं आता कि ये वाली सिचुएशन जो है वो अगर नहीं हो सकता, तो आप दूसरे पे जाएंगे। ठीक है जी। सो आप ये आपका जो है वो फर्स्ट सब प्रॉब्लम आ रहा है, एक प्रॉब्लम का जो है वो ये एक सब प्रॉब्लम आ रहा है, और ये उसका दूसरा है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में हम दो सब प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वन जो है वो ये प्रोसीजर अपने आप को कॉल करेगा, वो Q+1 से लेके R तक है, और ये वही दो सब प्रॉब्लम्स के इंडेक्सेस हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों जब ये प्रोसीजर अपने आप को इन इंडेक्सेस के साथ जो है वो कॉल करेगा, तो हम कहेंगे कि ये रिकर्सिवली जो है इस प्रॉब्लम को जो है वो कंकर कर रहा है। ठीक है जी। और जब आपके पास ए और सॉरी एक सब प्रॉब्लम और दूसरे सब प्रॉब्लम का जब आपके पास जो है और सॉर्टेड सीक्वेंस आ जाएगा, तो फिर आप कहाँ पे आएंगे, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी। सो ये मर्ज वाला जो एल्गोरिथम है वो पी क्यू और आर इंडेक्सेस पे बेस्ड जो है उस पी टू आर जितने भी वैल्यूज होंगे उनको वो सॉर्ट कर देगा। ठीक है जी। इनिशियल कॉल हमारे पास क्या है, वो 1 से लेके n तक है। जब फर्स्ट टाइम हम इसे कॉल करेंगे तो कंप्लीट एरे हम इसे देंगे, और एरे नॉर्मली जो है वो हम 1 से लेके n तक, मींस अगर n वैल्यूज का एरे है तो वो हम 1 to n से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए हमने कितना सिंपली इसको जो है सिंपली उसका एवरेज हमने फाइंड आउट किया है, और उसका फ्लोर लिया है ताकि उसमें से जो है वो फ्लोट वैल्यू ना हो बल्कि होल नंबर पे हम चले जाएं। बहुत सारे बुक्स और बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के कैलकुलेशंस करते रहते हैं, लेकिन personally I think it's basically thanks to this floor and seal operations कि यहाँ पर हम जो है वो फ्लोर ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमें डायरेक्टली जो है वो एक इंटीजर वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, which is basically almost the halfway elements of the actual range of the values given for a problem। ठीक है जी। यहाँ पे हमें जो है जैसे मैंने कहा कि हमारा 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 एल्गोरिथम जो है वो दो स्टेप्स में जो है तीन स्टेप्स हैं डिवाइड एंड कंकर के हैं, लेकिन बेसिकली हम ये कहते हैं कि हम दो डिफरेंट व्यूज जो है वो व्यूज जो है वो यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक व्यू को हम कहते हैं टॉप टू बॉटम व्यू, और दूसरे को हम कहते हैं बॉटम अप व्यू, राइट। तो ये बॉटम अप व्यू जो है ये बेसिकली मर्जिंग का ऑपरेशन है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे इनिशियली जो टॉप वन है इसमें आपके पास ये हैवी लाइंस जो है वो ये शो कर रहा है कि ये इस सिचुएशन में आपके पास एक ही जो है वो सब एरे है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो आपको ये तीन सॉलिड हैवी लाइंस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक सब प्रॉब्लम है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो दूसरा सब एरे है, सॉरी सब प्रॉब्लम नहीं सब एरे है। ठीक है जी। इस तरीके से आप नीचे चले जाते हैं तो आपके पास दो दो के सब प्रॉब्लम्स सब एरेज आ रहे हैं, और जब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक एक के सब एरेज जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर आप यहाँ से देखें सपोज हमारे पास हर एक सब प्रॉब्लम जो है अगर हम बॉटम व्यू से देख लें तो हमारे पास ये हेवी लाइंस ये शो कर रहे हैं कि हर दो हेवी लाइंस के दरमियान एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वो इनिशियल एरे है, और ये हर एक सब प्रॉब्लम में एक एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी। लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरे ख्याल में अगर हम टॉप टू बॉटम जो है वो पहले देख लें, इसी तरह का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जिसमें मैंने ये शो किया, जिसमें मैंने टॉप टू बॉटम और बॉटम अप दोनों जो केसेस हैं उसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। हम फिर बाद में इस पे आ जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो बॉटम अप व्यू है वो किस तरीके से मेंटेन हो रहा है या मैनेज हो रहा है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉटम अप व्यू फॉर n = 8 है, तो ये भी एग्जैक्टली इन इट इज एग्जैक्टली पावर ऑफ 2,
और यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है, इट इज़ अगेन एन एग्जैक्ट पावर ऑफ 2, मींस n इज बेसिकली बेस्ड ऑन एन एग्जैक्ट पावर ऑफ 2, राइट। जो वैल्यूज़ हैं वो एग्जैक्टली पावर ऑफ 2 के बेस पे हैं, और वो हम देखेंगे कि उसका क्या जो है वो हम एग्जैक्टली पावर ऑफ n की वैल्यू हो या जो है वो ना हो, तो दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस हो सकता है। एनीवेज, हम इसी एग्जांपल पे आ जाते हैं। इनिशियली जो एल्गोरिथम हमने अभी देखा है उसमें अगर हम देखें तो हमें एक एरे इस तरह गिवन होगा। अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये जस्ट विजुअलाइजेशन है, आपके पास सारा कुछ जो होता है वो एरे के अंदर ही होता है। सो दिस इज अ बिट मोर लाइक अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हम चूंकि देख रहे हैं कि आप इसको विजुअली जो है वो इन टर्म्स ऑफ एन एरे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो इसलिए दिस शुड लुक लाइक दिस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, ठीक है। इस तरह कोई और एरेज वगैरह जो है वो यहाँ पे बनती नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 5 2 7 3 इसके जो है वो एलिमेंट्स हैं। अगर आप इंडेक्सेस देखें तो 1 to 4 है, इसका मतलब ये है कि ये जो एरे है इसमें इसके इनकी वैल्यू जो है वो 4 है, और उसका जो रेंज है वो 1 to 4 है, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, जो प्रीवियस एल्गोरिथम था हमारे पास, आप चेक कर लें, दिस इज पी एंड दिस इज आर, ठीक है जी। सो पी इज 1 इज लेस देन 4, यस इट इज। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप क्यू की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। क्यू की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, मैंने एक वैल्यू जो टॉप में उस 4 एलिमेंट का प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने डिटरमाइन की है 1+4 ओवर 2। सो 1+4 इज 5, 5 ओवर 2 इज 2.5 ओवर 2 इज बेसिकली and when you take a floor of 2.5, so it basically gives you a value 2, ठीक है जी। इसके बाद क्या है, आपके पास दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे क्योंकि यू गॉट क्यू टू बी 2, सो आपके पास ये है, तो 1 to 2 आपके पास एक सब प्रॉब्लम बनेगा, और 3 से लेके q+1 क्या है, ये 2 है तो 2+1 3 हो जाएगा, तो 3 to 4, तो 1 to 2 एक सब प्रॉब्लम, और 3 to 4 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, दूसरा सब प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्यू पे बेस आपके पास ये दो सब प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपको 1 और 2 का एक सब प्रॉब्लम मिला जो कि ओवर हियर है, और इस तरीके से 3 to 4 यहाँ पे मिला। अब आपने क्या करना है कि जब आप उस कंडीशन के बाद आते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम अपने आप को फिर से रिकर्सिवली जो है वो कॉल कर लेता है, बिकॉज वी ट्राई टू कंकर दिस प्रॉब्लम रिकर्सिवली। एंड रिकर्सिवली का मतलब ये है कि हम रिपीटेडली जो है वो अपना प्रोसीजर अपने आप को स्मॉलर जो आर्गुमेंट्स हैं उसके साथ जो है वो कॉल करता जाए, ठीक है जी। सो हमारे पास इस केस में क्या, पी और आर, जब हम दोबारा उस प्रोसीजर मर्ज सॉर्ट को कॉल करेंगे जो हमने वो जो लास्ट राइट पे देखा है, तो उसमें पी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो 1 रह जाएगी, और जो क्यू की वैल्यू है बेसिकली वो क्या बन जाएगी, वो आपके आर की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। सो ये क्यू की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो है ये आर की वैल्यू है, तो ये पी है, और ये आपके पास आर की वैल्यू है। सिमिलरली आपके पास जो दूसरी वैल्यू है, तो आपके पास क्या है, पी जब आप असाइन पी को जब आप ये q+1 की वैल्यू असाइन करेंगे तो पी की वैल्यू 3 हो जाएगी, और आर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो आर की वो आर जो है वो एज ए आर की वैल्यू ही आ जाएगी, ठीक है जी। सो आपके पास ये दो सब प्रॉब्लम आ गए। अगेन आप इसी के ऊपर ये अप्लाई करें, सो दिस इज 1 and 2, सो 1+2 इज 3, 3 over 2 इज 1.5, और क्यू की वैल्यू जब आप 1.5 का जो है वो फ्लोर लें तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पी और क्यू दोनों इस केस में जो है वो सेम है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एज वेल। आपके पास 3+4 है, तो 3 ये पी है और ये आर है, तो 3+4 इज 7, 7 और 2 इज 3.5, और 3.5 द फ्लोर इज बेसिकली 3, तो आपके पास 3 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक सब प्रॉब्लम आपका क्या बन रहा है, वो पी से लेके क्यू तक बन रहा है। तो पी क्या है, 1 है, क्यू भी 1 है, तो 1 to 1 बन रहा है। यहाँ पे ये क्यू है, q+1 सॉरी ये क्यू है, तो q+1 क्या है, वो आपका 2 बन रहा है, और आर आपका क्या है, वो भी 2 है, तो 2 to 2 जो है वो आपका तीसरा प्रॉब्लम जो है वो बन रहा है, सॉरी दूसरा प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम बन रहा है। तो आपको जो है ये दो सब प्रॉब्लम आपको जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी वही है, आपके पास जो है वो क्यू की वैल्यू जो है वो 3 है, तो दो सब प्रॉब्लम्स जो बनते हैं वो क्या है, वो एक एक ही एलिमेंट के हैं। और अगर आप नीचे देखें तो नीचे यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आपके पास कोई भी जो है वो ट्री जो है वो नजर नहीं आ रही, बल्कि अगर आप यहाँ से देखें तो देखें यहाँ से डिकम्पोजिशन, डिवीजन और कंकरिंग के स्टेप जो है वो आपको नीचे की तरफ लेके जा
आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ इस लेवल पे आप देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे ये एक सब प्रॉब्लम आपको मिला जिसमें एक एलिमेंट है, ये सब प्रॉब्लम मिला जिसमें 2 एलिमेंट है, ये सब प्रॉब्लम मिला जिसमें 3 एलिमेंट, एक एलिमेंट, सॉरी इसमें भी एक एलिमेंट है, इसमें भी। तो 4 आपके पास सब प्रॉब्लम्स बने और चारों में जो है वो एक-एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप ये देखिए, जब आप यहाँ इस पे आ जाएँ, ये P की भी वैल्यू है और ये R की भी वैल्यू, ये जो है वो R की भी वैल्यू है। सो आप जब वहाँ पे चले जाते हैं तो आपके पास क्या होगा, आप P की वैल्यू जो है वो 1 1 इज़ लेस देन 1, तो आप कहेंगे कि नो इट्स नॉट 1, इट्स नॉट लेस देन 1, इट्स बेसिकली इक्वल टू 1। तो आपका वो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप देन से ऑनवर्ड जो दूसरा वाला पार्ट है, आप उस पे चले जाएँगे। फिर आप इसको चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी जो है वो आपके पास जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपके पास क्या हो, मीन्स आप इसको भी फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास P और R की वैल्यू जो है वो 2 इज़ लेस देन 2 वाला कंडीशन जो है उसको डेफिनिटली फॉल्स कर देगा, क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन 2, 2 इज़ बेसिकली इक्वल टू 2। ठीक है जी। इस तरीके से ये 3 इज़ लेस देन 3, ये कंडीशन भी फॉल्स करेगा, ये भी फॉल्स करेगा। सो अगर आपको याद हो, मैंने यही कहा था कि हम P इज़ लेस देन R इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमने ये देखना है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट हो, और एक से एलिमेंट देखें, यहाँ पे P की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर R की वैल्यू जो है वो 2 थी। So 1 was less than 2, yes, it was fine. 3 was less than 4, yes, it was fine. 1 was less than 4। तो इसलिए हम इस सिचुएशन में जो है वहाँ पे जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है जी। वहाँ पे हम स्प्लिट्स जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास वो मर्ज वाला प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। और वो मर्ज का प्रोसीजर किस तरह से काम करता है वो ऑनवर्ड हम देखते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम जस्ट सफिक्स कर लेते हैं, या सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो लेफ्ट टू राइट जो है वो एरेज हैं, और दोनों जो है, अगर आप देखिए मैंने आपको कहा था कि जब भी आप अप्लाई करें मर्जिंग का प्रोसीजर, तो वो दोनों का जो है वो सॉर्ट होना जो है वो इम्पोर्टेंट है। आप ये देखें, ये 5 और 2, इस सब प्रॉब्लम को आपने स्प्लिट किया था, तो ये दो सब प्रॉब्लम आपके पास आए थे। ठीक है। अब इनके रिस्पॉन्सेज को, अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में है, उसको आप सॉर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली 2 का सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से यहाँ इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2 का सॉर्टेड सीक्वेंस मिलेगा, फिर 2 और 2 के कंबाइन करेंगे तो 4 का मिलेगा। इस तरीके से अगर और अपर लेवल्स होंगे तो वो भी जो है वो इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सेज जो है वो डेवलप करते जाएंगे, और अल्टीमेटली जो है वो अल्टीमेटली आपके पास ओवरऑल सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। सो अब क्या होगा, 5 और 2 है तो सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, और उसके बाद ये एम्प्टी हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। इसका प्रोसीजर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मली उसका प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से काम कर रहा होगा। फिर इन दोनों में से आप देखें कौन सी वैल्यू स्मॉलर है, तो 3 की वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी, और फिर आपके पास 7 की वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि जब ये वाला प्रोसेस मर्जिंग का कंप्लीट हो गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो अब आप ये देखें ये 2 है और ये 5 है, और ये 3 है और ये 7 है, तो ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है, ये दोनों आप सॉर्टेड हैं। तो ये फर्दर अपर लेवल के जो कंबाइन सॉर्टेड सीक्वेंस है वो जनरेट करने के लिए जो है वो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। इसको जो है वो कंसिडर कर सकते हैं थ्रू द मर्जिंग प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 और 3 में से आप चेक करते जाएं, क्योंकि जब आपके पास दो सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं तो उसके टॉप या उसके जो फर्स्ट फर्स्ट नंबर्स हों, आप उसको कंपेयर कर दें तो आपके पास डेफिनेटली जो है उन दोनों सब सीक्वेंसेस की सबसे स्मॉल वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है जी। सो 2 और 3 में से आपके पास 2 मिनिमम है तो 2 आपके पास वहां पर चली जाएगी। ये 2 के बाद आप 5, क्योंकि 2 की वैल्यू तो चली गई है तो आप इससे जो है वो ऑनवर्ड वैल्यू पे चले जाएंगे। अब 3 और 5 में से चेक करें तो 3 की वैल्यू डेफिनेटली स्मॉलर है तो वो चली जाएगी। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप इसके पास आएंगे तो 5 और 7 में से जो है वो 5 की वैल्यू है, और फिर उसके बाद 7 की वैल्यू है। ठीक है जी। तो अगर ये टॉप डाउन और बॉटम अप, जिसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे और फिर हम नीचे से जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जब हम आ रहे थे तो हम जो है वो डिवीजन और कंकरिंग के स्टेप अप्लाई कर रहे थे, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जो एक्चुअल हमें सोल्यूशन भी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करके दे रहा है, तो वहां पे हम कौन सा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम मर्जिंग का स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं दोबारा इस एग्जांपल पे आ जाता हूँ। अब आपके लिए ये जो है वो ज़रा सिंपल होगा। ये एग्जांपल जो है इसमें
हमें डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट गिवन है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सो यहाँ से देखें इनिशियल एरे है, ये यहाँ पे इनिशियल एरे है जिसमें आपके पास सब एरेज बने हुए हैं और हर एक सब एरे में जो है वो एक एलिमेंट है। तो ये बेसिकली ये आपका बाउंड्री कंडीशन ही है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो आप फिर क्या करें, आप इसी तरीके से ये वैल्यूज के साथ इस लिंक को ले लें, पहले फिर आप उसको 4 में डिवाइड कर दें तो एक बनेगा लेफ्ट और एक बनेगा राइट। उसके बाद फिर आप हर एक 4 को 2 में डिवाइड करें और फिर 1 में डिवाइड करें। तो अगर आप यहाँ पे देखें जस्ट ये वैल्यूज यहाँ पे, तो खैर ये चूंकि अप्लाई हो चुका है, जिस तरह वो मैंने यहाँ पे जो है ना वो क्रॉसिंग और राइटिंग के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किया है तो ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें 5 2 4 7 1 3 2 6 2 6, this was the initial call, this was the initial list given in an array of 8 elements in this example। और उसके बाद हमने क्या किया है, जब हमने ये वाला टॉप टू बॉटम सारे स्टेप्स अप्लाई किए, सो वी रीच एट दिस पॉइंट राइट, जिसमें हमारे पास हमने कहा है कि ये जो हेवी लाइंस हैं ये जो है वो सब एरेस को जो है वो डिमार्केट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, ये 5 और 2 मींस इन दोनों जो 1 और 2 लोकेशन है इसको हमने स्प्लिट किया था तो हमारे पास ये दो सब प्रॉब्लम आए थे। अब इन दो सब प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली ये बाय इटसेल्फ जो है ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, जिस तरह ये है एक एलिमेंट है तो ये सॉर्टेड है, एक एलिमेंट है तो सॉर्टेड है। यहाँ पर भी आपके पास ये हर हैवी लाइंस के दरमियान चूंकि सब एरे में एक ही एलिमेंट है तो वो सारे सॉर्टेड हैं। लेकिन जब आप यहाँ से ऊपर जाएंगे और दो दो के सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप डिटरमाइन करेंगे तो देन यू हैव टू मेक देम सॉर्ट, क्योंकि यहाँ तो वो अंडरस्टूड वो खुद से जो है वो सॉर्ट है, आपको कुछ भी करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऊपर आपको उससे जो है वो सॉर्ट करने की ज़रूरत होगी। और यहीं पे ही जिस तरह मैं अपने वाले वो दूसरे एग्जांपल हैंड रिटन एग्जांपल में भी डिस्कस कर रहा था कि वहाँ पर हमारे पास वो मर्जिंग का प्रोसीजर जो है वो बेसिकली यूटिलाइज होगा, ठीक है जी। सो ये देखें 5 और 2 की वैल्यू चली जाती है। अब यहाँ पे एरे जो है वो क्या है, वो सब एरे जो है वो जो है वो कंबाइन होना शुरू हो गए, ठीक है। 4 और 7 है तो ये 4 और 7 को आप कंबाइन करें, आपके पास एक जो सब एरे बनेगा हायर लेवल का। एक एलिमेंट से आप दो एलिमेंट्स पे जा रहे हैं, फिर 1 और 3 बन जाएगी, 2 और 6 बन जाएगी। अब अगर आप देखें तो 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने आपको दो सब प्रॉब्लम्स दिए थे जिसको हमने फिर 1 में कन्वर्ट किया था और अल्टीमेटली हम बॉटम अप के थ्रू उसके सॉल्यूशंस अब गेन कर चुके हैं, उसके जो सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं वो अभी हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो ये सब ये वाला सेगमेंट जो था एरे का एक्चुअली जिसमें ये एलिमेंट्स थे पहले, ठीक है जी। तो उसको हमने क्या किया था, इन दो में इन दो दो के सब एरेज में जो है उसे हमने स्प्लिट किया था। और फिर ये जो 5 से लेके 8 तक जो इंडेक्सेस हैं इसको हमने जो है वो 5 6 और 7 8 दो में जो है वो स्प्लिट किया था, ठीक है जी। तो आप देखिए ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, तो ये दोनों कंबाइन होके इन चार एलिमेंट्स के लिए सॉर्टेड सीक्वेंस क्रिएट करेगा। अब ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, तो ये कंबाइन होके 5 से लेके 8 तक जो इंडेक्सेस हैं उसके लिए जो है वो सॉर्टेड सीक्वेंस जनरेट करेगा। और जब ये दो सीक्वेंसेस बनेंगे तो इसको कंबाइन करके फिर हम अल्टीमेटली जो है ओवरऑल प्रॉब्लम के सॉर्टेड सीक्वेंस को जो है वो जनरेट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये देखें 5 और 4 में से कौन सा पहले जाएगा, 2 की वैल्यू जाएगी। आप यहाँ पर आ जाएं, 4 और 5 में से 4 की वैल्यू जाएगी, फिर 5 और 7 में से 5 की वैल्यू जाएगी और फिर 7 की वैल्यू जाएगी। यहाँ से देखिए 1 और 2 में से ये देखें ये एक सीक्वेंस है, सब एरे हैं, ये दूसरा सब एरे है। पहले पहले उसके एलिमेंट्स को कंपेयर करें, 1 और 2 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है तो 1 जाएगा। फिर 3, क्योंकि आप यहाँ से जब इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है जी। तो 2 और 3 में से 2 की वैल्यू जाएगी, फिर 3 और 6 में से जो है वो 3 की वैल्यू जाएगी और फिर 6 की वैल्यू जाएगी। अब आप ये देखें ये वाला सीक्वेंस भी सॉर्टेड है और ये वाला सीक्वेंस जो है ये भी सॉर्टेड है। अब इन दोनों को कंबाइन इस पे मर्ज अप्लाई करना है तो हमारे पास ओवरऑल सारा का सारा जो है उसका रिस्पांस आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए 2 और 1 में से जो है वो 1 की वैल्यू जाएगी, 2 और 2 में से एनी 2 could go on। so सपोज हम कहते हैं कि ये गई है या ये गई है, इट्स फाइन। उसके बाद 2 और 4 में से फिर दूसरी 2 गई है, फिर 3 और 4 में से 3 की वैल्यू जाएगी, और 6 और 4 में से जो है 4 की वैल्यू जाएगी, 5 6 में से जो है 5 की वैल्यू जाएगी, और 6 7 में से जो है 6 की वैल्यू जाएगी और फिर 7 की वैल्यू जाएगी। सो दैट्स द वे जो कि यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने उसके बॉटम अप मींस द मर्जिंग प्रोसीजर जो है उसको हमने बेसिकली इलस्ट्रेट किया है, ठीक है जी। अब देखिए प्रीवियस एग्जांपल जो हमने लिया उसमें जो n था इट वाज अ पावर ऑफ 2 राइट।
there were 8 elements and 2 raised to power 3 was basically giving you an 8 elements, right? जो मैंने दूसरा साथ में एग्जांपल लिया था, it was basically 4 values, so 2 raised to power 2 is basically a 4 value, right? So हमने देखा कि it was quite straightforward, उसमें कोई issue नहीं था, लेकिन let's see कि अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो जिसमें आपके पास n जो है वो exactly power of 2 या it's basically not a power of 2 at all, right? So उस situation में जो है वो आपके पास क्या होगा? अगेन यहाँ पे जो आपको एग्जांपल नजर आ रहा है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको जस्ट जो है वो बॉटम ऑफ व्यू फॉर n is equal to 11 elements जो है वो प्रोवाइड किया है, ठीक है? सो अगेन दिस इज बेसिकली एन इलस्ट्रेशन ऑफ द मर्ज प्रोसीजर और द मर्जिंग, राइट? लेकिन मैंने फिर अगेन करस्पॉन्डिंगली जो है या इसके इसके अगेंस्ट जो है वो एक मोर डिटेल्ड एग्जांपल यहाँ पे भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो 11 जो है वो भी पावर ऑफ 2 नहीं है, पावर ऑफ 2 के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते और 5 को भी नहीं लिख सकते, ठीक है जी? आप 1 2 1 1 4 8 16 32 इन एलिमेंट्स को जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि जिसमें n जो है वो पावर ऑफ 2 है। अदरवाइज 11 और 5 और 7 ये वैल्यू जो है ये इन पावर ऑफ 2 जो है वो नहीं है, ठीक है जी? सो हम ये कहते हैं कि जी इसमें क्या इशू है, हम देख लेते हैं कि जी इसमें इशू जो है वो क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैंने चूंकि वो सारी की सारी कैलकुलेशन की हुई है, हमें 5 एलिमेंट्स का एक एरे मिला है जिसका p जो है 1 है और जिसका सॉरी दिस इज नॉट q, दिस इज बेसिकली r, this is not q, this should be r, let's have the pen, sorry, so this is basically r, ठीक है जी? सो यहाँ जो है ये बेसिकली आपके पास जो है वो r की वैल्यू होनी चाहिए, p और r है। तो ये देखिए 1 और प्लस 5 है। अब इसका जब आप जो है वो ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 और 2 इज बेसिकली 3, तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब देखें एग्जैक्टली पावर ऑफ 2 की जब वैल्यूज थी तो आपके पास दोनों सब प्रॉब्लम का साइज जो है वो एग्जैक्टली सेम था। 8 के केस में 4 और 4 था, 4 के केस में 2 और 2 था। अब यहाँ पे आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स अगर आप देखें तो इसके जो इंडेक्सेस हैं वो डेफिनेटली जो है वो किस फॉर्म में है, वो बेसिकली जो है वो आपके पास जो है वो इंटीजर फॉर्म में है। तो इसलिए आपके पास 2.5 तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आपको थर्ड जो है वो एक सब प्रॉब्लम में आपको थर्ड एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारे पास जो अलगारिदम है वो बेसिकली हमें क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है कि लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसमें एक एलिमेंट जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएंगे और 4 और 5 जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स योर r, सो 1 + 3 = 4, 4 और 2 is 2, तो आपके पास q की वैल्यू जो है वो ये बन जाती है। तो 1 to q जो है वो आपका एक प्रॉब्लम बन जाता है और q + 1 to r मींस एक एलिमेंट के जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपके पास एक दूसरा सब एरे या सब प्रॉब्लम बन जाता है। सिमिलरली यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं तो दोनों एलिमेंट्स जो है वो एक एक हो जाएंगे, ठीक है? एग्जैक्टली द सेम वे जो वहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं। सपोज आपके पास p की जो वैल्यू है वो 4 है और जो 5 की वैल्यू जो r की वैल्यू है वो क्या है, वो 5 है, ठीक है जी? सो 4 और 5 को जो है उसको आप क्या करें, उसको जो है वो आप ऐड करें तो 9 आएगी, 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5 आएगी, फिर इसका फ्लोर ले लें तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि q की वैल्यू और p की वैल्यू जो है वो 4 है। तो आपके पास एक सा प्रॉब्लम जो है वो p to q है तो 4 to 4 है और q + 1 जो है वो 4 + 1 = 5 है, तो 5 + 5 है, 5 to 5 है, सॉरी। तो आपके पास यहाँ पे एक एक एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, ये सेकंड लास्ट लेवल है क्योंकि अभी ये वाला जो सब प्रॉब्लम है इसमें अभी एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो इसलिए ये फर्दर लेवल पे जाके जो है वो एक एक एलिमेंट या एक एक सब एरे के या सब प्रॉब्लम्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी? सो दैट्स द केस। अब अगर आप यहाँ पे इस सिचुएशन में देखें तो आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा कि ये डिटरमाइन करना जो है ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला और ये दोनों सब प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो सॉर्टिंग अप्लाई होगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपको यहाँ का सॉर्टेड सीक्वेंस मिलेगा। फिर ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ठीक है जी? तो ये फिर इसके ऊपर मर्जिंग अप्लाई होगा तो आपको ये सॉर्टेड मिलेगा और ये दोनों जो है वो अंडरस्टूड है कि वो सॉर्टेड हैं, लेकिन इसके ऊपर जब मर्जिंग अप्लाई होगा तो ये वाला सॉर्टेड मिल जाएगा। जब ये और ये दोनों सॉर्टेड मिल जाएंगे तो फिर इस पे मर्जिंग अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल
आपका जो है वो सॉर्टेड सीक्वेंस आपके पास जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ अगर आप देखें तो दैट्स द सिचुएशन, लेकिन ये जस्ट बॉटम टू टॉप को शो कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आपको हर एक प्रॉब्लम जो है वो क्या मिल रहा है, वो आपको जो है वो एक एलिमेंट का मिल रहा है। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमने इस लेवल पे मीन सेकंड लास्ट लेवल पे जो है उसका जो बाउंड्री कंडीशन है वो हमने अचीव कर लिया था, वो आपको यहाँ पे नजर भी आ जाएगा। ये देखिए 2 जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो गेन किया था, 4 जो है वो हमने यहाँ पे गेन किया था। इस तरीके से 5 2 और ये जो है ये पॉसिबिलिटीज जो है ये भी हमने वहीं पे ही जो है वो गेन किए थे। ठीक है जी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम 4 और 7 को यहाँ पे सॉर्ट करेंगे, फिर 2 उसके साथ ऑलरेडी एज इट इज रहेगा, फिर इस तरीके से 6 और 1 को हमने ऐड करना है, और फिर इस तरीके से जो है सो अल्टीमेटली जो है हमने क्या करना है उसी सीक्वेंस से, मेरे ख्याल में दिस शुड क्लैरिफाई यू वेरी वेल कि आपके पास जो है ये एक्टिविटीज जो हैं वो किस सीक्वेंस से जो है वो डिकम्पोज होके किस किस लेवल पे जो है हर एक सब प्रॉब्लम का जो बाउंड्री कंडीशन है वो अचीव हो रहा है, और कब किस तरीके से जो है उसको हमने फिर बॉटम अप अप्रोच में जो है वो कंबाइन कर देना है। ठीक है जी, सो अगर यहाँ पे आप ये कमेंट देखें, सो हियर एट द नेक्स्ट टू लास्ट लेवल ऑफ रिकर्शन सम ऑफ द सब प्रॉब्लम हैव ओनली वन एलिमेंट, द रिकर्शन बॉटम्स आउट ऑन दी सिंगल एलिमेंट सब प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, सो वहां से जो है वो आपके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो किस तरीके से है। अगर आप इसका देखना चाह रहे हैं तो अगर आप ये वैल्यूज की कंसिडरेशन ना करें, क्योंकि ये टॉप टू बॉटम ये जो है वो सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा है, अगर आप ये कहते हैं कि जी 1 से लेके 11 तक आपके पास वैल्यूज आ रहे हैं, तो 1 + 11 ये 12 आ जाएगा, तो 6 पे ये आपका क्यू आ जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एलिमेंट्स हैं वो आपका एक सब प्रॉब्लम बनता है 6 तक, और 7 से लेके 11 तक। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स, यहाँ पे 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद 1 + 7 जो है वो 7, तो 3 तक आ जाएगा, तो फिर 3 आपके पास इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे 3 और 2 आ जाएंगे। फिर ये 2 वाला जो है वो यहाँ पर आपके पास आके जो है वो बाउंड्री कंडीशन उसका अचीव हो जाएगा, और जब ये आप स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे 3 और 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे जो है वो एक 2 का सब प्रॉब्लम मिलेगा, और एक जो है वो आपको क्या मिलेगा, वो एक एलिमेंट का मिलेगा। सिमिलरली इन तीनों पे बेस आपको दो वेरिएबल्स पे बेस एक सब प्रॉब्लम मिलेगा, और एक जो है वो आपको इंडिविजुअल मिलेगा। सिमिलरली द केसेस द सेम केसेस हियर एज वेल, जो फर्स्ट और सेकंड लोकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको एक सब प्रॉब्लम मिलेगा और 7 दूसरा मिलेगा। ठीक है जी, सो ये जो 2 के हैं मींस फर्स्ट सेकंड लोकेशन पे, और 4 5 लोकेशन पे, 7 8 लोकेशन पे, ये जो है ये फर्दर जाके जो है वो स्प्लिट होंगे और ये नीचे के लेवल पे जाएंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखें यहाँ पे आपके पास इन दोनों के जो है इन दोनों का सॉर्टेड सीक्वेंस हमें मिल रहा है। ठीक है जी, सो ये यहाँ से चूंकि हमने ये जो डार्क वो डैशेस हैं वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास सब प्रॉब्लम में कितने एलिमेंट्स हैं। तो देखें ये सबसे लास्ट लेवल है, ये सबसे जो है वो सेकंड लास्ट लेवल है, तो यहाँ पर ही उसके जो है वो 1 एलिमेंट जो है वो अचीव हो चुके हैं। इनके नहीं अचीव हुए इसलिए ये नीचे जाके फर्दर स्प्लिट हुए हैं। इन दोनों का यहाँ पे अचीव नहीं हुआ तो ये नीचे लेवल पे चला गया। इन दोनों का बाउंड्री कंडीशन यहाँ अचीव नहीं हुआ तो ये फर्दर नीचे गया है। ठीक है, इसलिए तो आपको जो ये बॉटम अप व्यू नजर आ रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन पहले आपको नजर आ रहा है कि ये मर्ज होंगे, फिर इन दो लोकेशन की वैल्यूज मर्ज होके एग्जैक्टली फिर उसी लोकेशन पे आ जाएंगी लेकिन इन सॉर्टेड फॉर्म, और फिर ये दोनों जो है वो सॉर्ट होके यहाँ पर आ जाएंगे, और फिर इनके सोल्यूशन जो है वो यहाँ कंबाइन होके 3 का सोल्यूशन, फिर इस तरीके से 3 का सोल्यूशन, फिर ये दोनों 3 का सोल्यूशन, और यहाँ पे 2 का सोल्यूशन बनेगा। ठीक है जी, फिर ये 3 और 3 जो है ये 6 का बना देंगे। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स प्रोसेस है, बाकी इसमें जो है वो कुछ नहीं है। ये 3 और 2 का जो है वो क्या है, वो 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे, और 6 और 5 एलिमेंट्स कंबाइन होके 11 एलिमेंट को जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में आपको प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है जी, मर्जिंग सबसे जो एल्गोरिथम हमने देखा उसमें हमने देखा कि जी कंडीशन किस तरह चेक करना है कि एलिमेंट एक से ज्यादा है या एक एलिमेंट है या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, तो वो कंडीशन हमने चेक कर लिया, उस पे बेस हमने फिर कियो का इंडेक्स वो पॉइंट डिटरमाइन किया जिस पे बेस हम क्या कर रहे थे, हम स्प्लिट कर रहे थे, और उसके बाद फिर रिकर्सिवली वो 2 सब प्रॉब्लम्स अपने आप को जो है वो उस प्रोसीजर को फिर जो है विद न्यू इंडेक्सेस जो है एंड फॉर श्योर द स्मॉलर इंडेक्सेस वो कॉल हो रहे थे। ठीक है जी, और फिर हमने ये जो एग्जांपल्स
एग्जांपल्स डिस्कस किए, ये मर्जिंग पे बेस थे। तो ये मर्जिंग बेसिकली है क्या चीज़? अब हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और ये करने के बाद हम आते हैं कि जी एक्चुअली हमें यहाँ पर मर्जिंग के लिए जो प्रोसीजर हमने वहाँ पे लिखा था, जिसमें एरे ए और पी क्यू और आर के इंडेक्सेस हमने प्रोवाइड करने थे, और उन्होंने फिर उस दो सीक्वेंसेस जो पी टू क्यू और क्यू प्लस वन टू आर है, जो सॉर्टेड थे इन नेचर, उनको कंबाइन करके एक सॉर्टेड सीक्वेंस पी से लेके आर तक जो है एक एरे के पोर्शन को वो सॉर्ट करना था। ठीक है जी। सो हम ये कहते हैं कि मर्ज प्रोसीजर को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस मर्ज प्रोसीजर। इनपुट क्या है? आपको एक एरे ए मिलेगा और साथ में पी क्यू और आर के इंडेक्सेस मिलेंगे। अगर आप देखें तो हमने ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया है कि पी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, वो आर से जो है वो लेस भी हो सकती है और उसके इक्वल भी हो सकती है। इस तरीके से जब एक एलिमेंट हो तो क्यू की वैल्यू जो है, या एक एलिमेंट या दो एलिमेंट्स भी हो, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो पी की वैल्यू होगी वो क्यू के इक्वल हो सकती है। ठीक है, जब आपके पास टू एलिमेंट्स हो, आप फर्दर उसको स्प्लिट करते हैं, तो आपके पास जो क्यू की वैल्यू बनती है वो आपके पास क्या बनेगी, वो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू ही बनेगी। ठीक है जी। सो ये कंडीशन हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंडीशन एज वेल। ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि पी और क्यू की वैल्यू जो है वो आर से जो है वो स्मॉलर है, लेकिन पी और क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू जो है वो क्यू से स्मॉल हो सकती है, बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन वो उसके इक्वल भी हो सकती है। ठीक है। सो जो क्यू हम डिटरमाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पी एंड आर वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू जो है वो आर से तो डेफिनेटली कम होगी, लेकिन ये पी के इक्वल हो सकती है। ठीक है जी। क्योंकि हम पी टू क्यू एक सब प्रॉब्लम और क्यू प्लस वन से लेके आर तक जो है दूसरा सब प्रॉब्लम जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है जी। Sub arrays a P to Q is sorted and sub array a Q plus 1 to R is sorted by the restriction on P Q R, neither sub array is empty, right? So हमने जो ये कंडीशन लगाए हुए हैं, तो इसमें ये जो दो सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं या जो दो एरेज हैं या सब एरेज हैं, इनमें से कोई भी जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकती। ठीक है जी। यहाँ पे दो जो सीक्वेंसेस हैं मर्जिंग के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि मर्जिंग हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो दो सीक्वेंसेस वो कंसिडर कर रहे हैं सॉर्टिंग कंबाइन सॉर्टेड रिजल्ट जनरेट करने के लिए, तो वो दोनों जो है वो सॉर्टेड होने चाहिए। अब आउटपुट क्या है इस मर्जिंग प्रोसीजर का? आपके पास जो दो सब एरेज हैं उनको मर्ज होके एक सिंगल सॉर्टेड सब एरे पी टू आर में कन्वर्ट करना है। अगर आप देखें तो ये कंप्लीटली अपोजिट है उस डिवीजन स्टेप का। आप पी टू आर को क्यू लेके पी टू क्यू और क्यू प्लस वन टू आर में जो है वो स्प्लिट कर रहे थे, वही दोनों जिसमें आपने स्प्लिट किया था इस सब प्रॉब्लम को, जब उनके सोल्यूशन आपको मिल जाते हैं, तो मर्जिंग का प्रोसीजर आपको ये दोनों कंबाइन होके एक कंबाइन इंटीग्रेटेड जो है वो सिंगल सॉर्टेड सब सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है जी। अब हमारे पास, हम इसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो लीनियर टाइम लेगा। इट मीन्स कि इट विल टेक अ थीटा ऑफ एन टाइम। लीनियर फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें जो इनपुट वेरिएबल है उसका पावर जो है आपके पास वन हो। अगर उसमें जो लीडिंग टर्म है उसमें पावर जो है वो टू तक जाता हो, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आर माइनस पी प्लस वन है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास आर की वैल्यू जो है वो 10 है, तो 10 तो 1 to 10 है, तो आपके पास उसमें मतलब ये है कि आपके पास कितने हैं, 10 माइनस आप 10 - 1 + 1, सो 1 1 कट जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास जो है वो 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो वो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आपके पास ये n क्या चीज़ है। ठीक है जी। सो अंटिल नाउ अगर आप देखें तो हमने n को क्या लिया हुआ है, n हमने हमेशा अभी तक इंजर्शन थॉट में तो डेफिनेटली n का मतलब यही था कि हमारे पास एरे का साइज क्या है। ठीक है। और 1 to n हम उसको ले रहे थे। यहाँ तक अभी तक जो है वो हम क्या है, हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली जो ओरिजिनल प्रॉब्लम का साइज है इनपुट एरे ए में, उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, उसके उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या है। लेकिन अभी ऑनवर्ड जो है, हम चूंकि सब प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस n को जो है वो हर एक सब प्रॉब्लम का के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हम n को असाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि जैसे जैसे रिकर्सिवली हम प्रोसीजर कॉल करते जाएंगे, तो जो करंट स्टेट होगा वो इंटरलीविंग स्टेट में जाने के बाद जो जो न्यू स्टेट आएगा, जो करंट बनेगा जिसको हमने प्रोसेस करना है, तो उसके लिए जो वेरिएबल हम यूज करेंगे उसी पर सब प्रॉब्लम का साइज, उसके लिए हम फिर जो है वो n यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक है जी।
We will use this technique when we analyze recursive algorithm, although we may denote the original problem size by n. In general, n will be the size of a given sub problem, right? तो आप उसको जनरल प्रॉब्लम के लिए ऑब्वियसली जब आप उसको सब प्रॉब्लम जिस तरीके से हम P2R लिया हुआ है और फिर हमने कहा कि इनिशियली हम उसको 1 to n कह दें, तो यहाँ पर भी आपके पास वही है, ये किसी भी जनरल फॉर्म में जो है आप कह दें कि जी जो n जो है वो सब प्रॉब्लम के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लीनियर टाइम, हमने कहा कि जी जिस तरीके से हम मर्जिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो लीनियर टाइम लेगा, ठीक है जी। सो लीनियर टाइम मर्जिंग का जो आइडिया है उसे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टू पाइल्स ऑफ कार्ड्स, राइट। अगेन हम प्लेइंग कार्ड्स पे आ जाते हैं और हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास दो पाइल्स हैं, उसके दो जो है वो कैटेगरीज हमने या दो ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं और दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्या है वो सॉर्टेड हैं और दोनों जो है फेस अप जो है वो टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। तो दो हमारे पास जो है वो ग्रुप्स ऑफ कार्ड्स हैं या पाइल्स ऑफ कार्ड्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं और उसके जो फेसेस हैं जिसपे वो नंबर्स वगैरह जो हैं वो होते हैं वो जो है वो ऊपर हमें नजर आते हैं, ठीक है जी। सो ऑब्वियसली जब दोनों सॉर्टेड होंगे तो दोनों सबसीक्वेंसेस के जो टॉप कार्ड्स होंगे उसमें स्मॉल उसमें जो है जो स्मॉलेस्ट कार्ड होंगे वो उनके टॉप पे होंगे, दोनों में स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट्स होंगे जो स्मॉलेस्ट कार्ड होंगे वो टॉप पे होंगे, ठीक है जी। सो हमने क्या करना है, ये दो सॉर्टेड पाइल्स जो फेस अप पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर, हमने इन दोनों को एक पाइल में जो है सॉर्टेड पाइल में जो है वो कन्वर्ट करना है और हमने उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, फेस डाउन। अभी हमारे पास वो फेस अप पड़े हुए हैं क्योंकि वहां पे हमने कंपैरिजन करना है, तो कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब वो एक दूसरे को जब वो उनके जो टॉप एलिमेंट्स हैं वो नजर आ रहे होंगे, ठीक है जी। सो बड़ा एक हम एक सिंपल स्टेप जो है वो यूज करते हैं। हमने क्या करना है, हमने दोनों जो टॉप कार्ड्स हैं उसमें से स्मॉलेस्ट को लेना है, दो पाइल्स पड़े और वो सॉर्टेड है और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और वो फेस अप पड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली जो उनके दोनों के टॉप कार्ड्स हैं वो हमें एक्सपोज हैं, ठीक है जी। आप उन दोनों में से सेलेक्ट करें कि उन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है। आपने उन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसे आप रिमूव करें उस पाइल में से और जब आप उस कार्ड को उठाते हैं तो क्या होता है, नीचे से एक और कार्ड नजर आ जाता है, ठीक है जी। सो आपने जो कार्ड उठाया हुआ है आप उसको क्या करें, उसको फेस डाउन आउटपुट पाइल में प्लेस करें टेबल के ऊपर, ठीक है जी। और यही स्टेप्स जो है वो आप अप्लाई करते जाएं जब आपके पास एक फाइल जो है वो एम्प्टी हो जाता है। जब एक फाइल आपके पास एम्प्टी हो जाए तो जो रिमेनिंग इनपुट फाइल है दूसरा फाइल है जिसके रिमेनिंग जो है वो कार्ड्स हैं, तो आप उन सबको उठा के उस फेस डाउन वाले आउटपुट फाइल को जो है वो ऐड कर दें, ठीक है जी। हर एक बेसिक स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि जी ये कांस्टेंट टाइम लेगा क्योंकि हम उसमें सिंपली क्या कर रहे हैं, हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों वैल्यूज को चेक करना है, ठीक है जी। देयर आर लेस देन और इक्वल टू n बेसिक स्टेप्स। मैक्सिमम हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, क्योंकि हमने n एलिमेंट्स को या n कार्ड्स को ही कंपेयर करना है, इनसे ज्यादा तो जाएंगे नहीं। तो कंपैरिजन जो है वो बेसिक स्टेप्स हमारे पास क्या होंगे, वो मैक्सिमम n ही होंगे क्योंकि हर एक बेसिक स्टेप जो है वो क्या कर रहा है, वो एक कार्ड को रिमूव कर रहा है इनपुट फाइल में से और हमने किससे स्टार्ट लिया था, हमने एन कार्ड जो है उसी से ही स्टार्ट लिया था इनपुट फाइल्स में, ठीक है जी। तो इसलिए ये प्रोसीजर क्या कर रहा होगा कि जब आप कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और ऑपरेशन जो है वो इन टाइम है, तो 1 + 1 अप टू एन जो है वो आपके पास डेफिनेटली जो है उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, वो लीड है जी। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि जी आपके पास एक फाइल एम्प्टी है या दूसरा एम्प्टी जो है वो नहीं है, तो हर स्टेप में हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ये कर सकते हैं कि आप हर एक फाइल के एंड में जो है वो आप क्या करें, एक सेंटिनल कार्ड ऐड करें। ये हम प्रोग्रामिंग में भी करते होते थे या करते होते हैं, जिसमें हम एक नल वैल्यू या कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं कि जब वो वैल्यू रीच जो है वो पहुंच जाती है तो हम कहते हैं कि दिस इज एंड ऑफ द सीक्वेंस और एंड ऑफ द एरे और द डेटा स्ट्रक्चर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप लोगों ने ये कभी पर डे केक और ये बड़ा वाला केक देखा तो उसके नीचे भी एक कार्ड लगा होता है, एंड वंस यू रीच देयर तो यू आर डेफिनेटली श्योर कि आपका केक जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है जी। तो आप इस तरह से भी उसको ले सकते हैं। एनीवेज आप दोनों जो फाइल्स हैं उसके एंड में जो है वो एक स्पेशल सेंटिनल कार्ड जो है वो प्लेस कर सकते हैं जो नॉर्मली डमी होते हैं। आपके पास एक्चुअली वो जो कार्ड्स आते हैं उसके ऊपर सेफ्टी के लिए भी ऊपर और नीचे एक
सेंट्रल कार्ड जो है वो या एक इजाफी कार्ड जो है वो पड़ा होता है ताकि एक्चुअल कार्ड जो है वो सेफ हो, ठीक है। इसके मल्टीपल जो है वो कंसर्न्स हो सकते हैं। सो जो सेंट्रल कार्ड है इट कंटेन्स अ स्पेशल वैल्यू दैट वी यूज टू सिंप्लीफाई द कोड। तो नॉर्मली हम कोड सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको यूज करते हैं। नॉर्मली हम इन्फिनिटी यूज करते हैं क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो किसी भी एक्चुअल वैल्यू जो है, इन्फिनिटी इज सच अ ह्यूज वैल्यू, इन्फिनिटी विद इन्फिनिटी जो है वो लूज नहीं हो सकती। अदरवाइज आपके पास जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी तो वो जो है वो गारंटीड जो है it will it will be it will lose to the infinity value, ठीक है जी। So the only way that infinity cannot lose is when both the piles have infinity exposed as their top cards। ये तब पॉसिबल है जब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को कंपेयर करने की ज़रूरत हो, जब आपके पास जो है वो दोनों जो है वो सेंटिनल कार्ड्स जो है या इन्फिनिटी वाले जो वो है वैल्यूज़ जो हैं या जो टॉप कार्ड्स हैं वो दोनों जो है वो सेंटिनल या इन्फिनिटी बेस्ड हो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये सिचुएशन अकर होगी जिसमें दोनों सेंटिनल कार्ड्स आपके पास जो है वो एक्सपोज होंगे, तो उस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो नॉन सेंटिनल कार्ड्स हैं, जो एक्चुअल कार्ड्स हैं, उसको आप ऑलरेडी जो है वो प्लेस कर चुके हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टॉप इट, ठीक है जी। तो आपका ये इशू जहाँ पे इन्फिनिटी विद इन्फिनिटी जो है उसका कंपैरिजन क्या होगा और उस पर बेस क्या होगा, तो वो यहाँ पे यू हैव टू स्टॉप एंड इवन skip that comparison for infinity to compare infinity with infinity, right? So हमें चूंकि अभी स्टार्ट में हमने कहा कि जी वी नो इन एडवांस कि हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं। अगर पी टू आर हमारे पास जो है वो एक सीक्वेंस है तो आर माइनस पी प्लस वन, दीज आर बेसिकली द एक्चुअल वैल्यूज जो कि हमें गिवन है, ठीक है जी, एक सब प्रॉब्लम में। तो इसलिए हमें चूंकि आर माइनस पी प्लस वन नॉन सेंट्रल कार्ड्स का जो है वो पता है, तो हम क्या करें, आप सिंपली जो है वो आर माइनस पी प्लस वन बेसिक स्टेप रन करें और उसके बाद जो है आप क्या करें, आप उसको स्टॉप कर दें। जब आप स्टॉप करेंगे तो आपके पास वो जो सेंटिनल वैल्यूज हैं उसको कभी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दे विल ऑलवेज लूज, राइट। सो आपके पास एक्चुअल जो आपका टास्क है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इवन rather than even computing basic steps, just fill up the output array from index p up through and including index r, right। तो आप सिंपली ये कर दें कि आप पी टू आर एरे को फिक्स करते जाएं। जैसे ही आप पी टू आर जो है वो इंडेक्सेस की वैल्यूज जो है वो प्लेस कर लेंगे, सो आपका एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको इवन काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो हमने एक बड़ा सिंपल सा तरीका इंट्रोड्यूस किया कि किस तरीके से हम उसके एंड को फाइंड आउट करें। हमने कहा कि जी उसमें सेंटिनल्स ऐड करें, फिर हमने कहा कि सेंटिनल टू सेंटिनल जब दोनों सेंटिनल्स आ जाएंगे तो इशू आ जाएगा। तो हमने कहा कि वो सेंटिनल्स आ सकते हैं लेकिन अगर हम काउंट करें हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंपैरिजन में ही ना आए। तो हमने कहा कि जी आप काउंटिंग करें और फिर इवन हमने ये कहा कि काउंटिंग करने की ज़रूरत ही क्या है, आप एक लूप चला दें, जितने एक्चुअल आपके वैल्यूज़ हैं वो लूप जो है उसको एक्चुअल वैल्यूज़ को जो है वो प्रोसेस कर लेगा और बाकी को वो स्किप कर लेगा। सो हियर इज़ द सूडो कोड फॉर द मर्ज सॉर्ट। यही जो अभी हमने डिस्कस किया आइडिया को, यही आइडिया यहाँ पे जो है वो एक्चुअल सूडो कोड के फॉर्म में जो है वो अब लिखा हुआ है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, हमें एरे ए मिलेगा, पी क्यू और आर के इंडेक्सेस मिलेंगे। हमने सबसे पहले जो है वो इन वन और इन टू, चूँकि हमारे पास इंजर्शन सॉर्ट जो था वो बेसिकली इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम था, लेकिन मर्ज सॉर्ट जो है ये इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है। बल्कि हमें अगर मर्ज का प्रोसीजर अप्लाई करना है तो जो दो सॉर्टेड सीक्वेंसेस हैं जिनको हमने जो है वो कंबाइन करना है, हमने एक सॉर्टेड सीक्वेंस जो है उससे जनरेट करना है, तो हमें दो एरेज लेके उन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं उनको उन दो एरेज में जो है वो शिफ्ट करना होगा और उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसेस करना होगा। सो दैट्स द रीज़न कि हम अवर इन वन और इन टू जो है ये दोनों हम बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करना चाह रहे हैं फॉर द लेफ्ट एंड द राइट एरे, जो कि इन दो सब सॉर्टेड सब सीक्वेंसेस को जो है वो होल्ड कर रहा होगा, ठीक है जी। तो इन वन जो है वो पी से लेकर क्यू तक है, तो उसका जो एंड होगा वो होगा क्यू माइनस पी प्लस वन। इट विल बेसिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि आपके लेफ्ट एरे में जाएंगे और क्यू वन प्लस क्यू वन टू आर एरे के लिए जो है वो आप क्या करें, आर माइनस क्यू कर लें क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्यू
प्लस हो रहा है तो वो जो है ये आर माइनस क्यू जो है ये आपको जो है वो एरे 2 का, जिसको नॉर्मली राइट एरे कहते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है डिटरमाइन करके दे देंगे। अब इन वन और इन टू पे बेस जो है आप क्या करें, आप दो एरेज जिसको एल और आर से रिप्रेजेंट करें लेफ्ट और राइट के लिए। सो आप क्या करें, दो एरेज को जो है वो जो है वो क्रिएट करें, लेकिन N1 और N2 से जो N1 और N1 जो है वो लेफ्ट का जो है वो साइज है, N2 जो है वो राइट का साइज है, लेकिन हमने इसमें एक और एडिशनल एलिमेंट जो है उसको भी प्लेस कर दिया है। जो एरे का साइज है, सॉरी, वो N1 से और N2 से एक एलिमेंट ज़्यादा है, और वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने यहाँ पे वो सेंटिनल वैल्यू प्लेस करने हैं जो अभी हम जिस पे जो है वो डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है जी। पहले हम एक लूप चलाएं i इज इक्वल टू 1 to n1, ताकि हमारे पास एरे ए में से जो है वो एलिमेंट जो लेफ्ट सॉर्टेड सीक्वेंस को जो है वो बिलोंग करते हैं, हम उनको जो है लेफ्ट एरे में ट्रांसफर करें। और फिर एक और जे लूप जो है वो एक लूप चलाएं बेस्ड ऑन जे इंडेक्स वेरिएबल, जिसमें आप राइट जो दूसरा हाफ सॉर्टेड सीक्वेंस है, आप उसके एलिमेंट्स को जो है वो आप उसमें शिफ्ट करें। और फिर nth प्लस वन वैल्यू इन वन के लास्ट वैल्यू के बाद और इन टू के लास्ट वैल्यू के बाद जो है आप क्या करें, दो सॉरी इन्फिनिटी जो है वो आप ऐड करें। इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट एरे के एंड में भी इन्फिनिटी को ऐड कर दें और राइट के एंड में भी जो है इन्फिनिटी को आप ऐड कर दें। आई और जे दोनों को आप क्या करें, उनको आप रीसेट कर दें, क्योंकि अब आई और जे को हम फिर लेफ्ट और राइट के साथ जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि हम उसे एक बार यूटिलाइज कर चुके हैं तो आई की वैल्यू जो है वो N1 पे चली होगी और जे की वैल्यू जो है वो बेसिकली N2 या N2+1 पे चली गई होगी। इस तरीके से आपके पास आई की वैल्यू N1 या N1+1 पे चली गई होगी। ठीक है जी। तो आपने उसको क्या कर देना है, आपने उन दोनों को जो है वो दोबारा रीसेट कर देना है। तो अब आप जो है अब जिस तरीके से हम वहाँ पे दो पाइल्स फेस अप पड़े हुए थे और हम उसके टॉप कार्ड्स जो है वो एक्सपोज थे, तो अब हमारे पास क्या है, आई जो है वो फर्स्ट है, तो इसका मतलब ये है कि वो लेफ्ट के फर्स्ट एलिमेंट को या फर्स्ट कार्ड को जो है वो रेफर कर रहा है, और जे जो है वो राइट के फर्स्ट एलिमेंट को जो है वो रेफर कर रहा है। ठीक है जी। जैसे हमने कहा था कि आपने पी से लेके आर तक जो एलिमेंट्स हैं, आपने उनके लिए जो है आपने उनको ही एक्चुअली प्लेस करना है लेफ्ट या राइट एरे में से, क्योंकि इतने ही एलिमेंट हम लेफ्ट और राइट एरे में से जो है लेफ्ट और राइट एरेज को जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो हम मूव कर चुके हैं। ठीक है। ये अलग बात है कि लेफ्ट और राइट में एक एक सेंटिनल की वैल्यू एडिशनल जो है वो अवेलेबल है, लेकिन दैट इज जस्ट फॉर और ऑन दैट इज जस्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है, पी के इज इक्वल टू पी टू आर, ये हमने लूप चलाना है और लेफ्ट के एरे को लेफ्ट के एक्सपोज्ड एरे को एलिमेंट को जो है या फर्स्ट एलिमेंट को जो है उसके राइट के दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो कंपेयर करना है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू आर जे है, तो इसका मतलब ये है कि आर जे की वैल्यू जो है वो बड़ी है। सो चाहे लेफ्ट और राइट की वैल्यू सेम है या लेफ्ट की वैल्यू राइट से जो है वो स्मॉलर है, तो लेफ्ट की वैल्यू को आप मूव करवा दें और आई को आप इंक्रीमेंट कर दें। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जिस तरीके से हम जो पाइल थे, जो फेस अप पड़े हुए थे, जब उसमें से एक कार्ड उठा रहे थे तो हमें दूसरा कार्ड नजर आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमें ये करना होगा कि एक एलिमेंट को जब आप मूव कर दें तो आप दूसरे एलिमेंट पे चले जाएं, ताकि फिर आप दूसरे एलिमेंट को जो है वो कंपेयर करें। फिर इस तरीके से दूसरा जाएगा तो तीसरे पे और एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पे ये कंडीशन आपके पास जो है वो अप्लाई होगा। अगर आपके पास एल आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल नहीं है, मींस ये कंडीशन फॉल्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि आर ऑफ जे की वैल्यू जो है वो क्या है, वो आपके पास जो है वो इससे जो है वो मींस कि अगर ये वैल्यू लेस देन और इक्वल है इससे, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी, अदरवाइज आपके पास कहाँ से जाएगी, आर ऑफ जे की वैल्यू जाएगी। क्योंकि जब इसका फॉल्स कंडीशन होगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये उससे स्मॉलर भी नहीं है, उसके इक्वल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर स्मॉलर है। तो फिर आपके पास उस केस में कहाँ से वैल्यू जाएगी, उस केस में आपके पास जो है वो आर जे की वैल्यू मींस राइट एरे में से वैल्यू जाएगी। और जब राइट में से जाएगी तो फिर आप जे को जो है वो इंक्रीमेंट कर दें। तो लेफ्ट में से जाए तो आई को इंक्रीमेंट करें क्योंकि आई इंडेक्स उसके लिए यूज कर रहे हैं, और राइट में से जाएगी तो फिर आप जे को इंक्रीमेंट करें क्योंकि वहां पे हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है जे जो है वो बेसिकली आर जो राइट एरे है
उसको इंडेक्स उसके लिए एज इंडेक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है जी। सो दिस विल कंटिन्यू अंटिल वी कंप्लीटली फिल एवरीथिंग ओवर देयर, राइट। हियर इज एन एग्जांपल, हमने यहाँ पे जस्ट दरमियान का कोई एक पॉइंट लिया है जिसमें हम ये कहते हैं पी क्यू और आर। हम ये कहते हैं कि दिस इज माई पी, दिस इज माई क्यू एंड दिस इज माई आर, राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखें वो प्रोसीजर को, अगर आप वन स्टेप स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप परफॉर्म करें तो आपके पास वहाँ पे नजर आ जाएगा कि जी आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एक्चुअली क्या हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये पी है आपका और ये आपका क्यू है, ठीक है जी। सो क्यू माइनस पी प्लस वन, सो 12 माइनस 9 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 के एलिमेंट्स लेने हैं और उसके साथ जब आप लेफ्ट एरे को क्रिएट करें तो एक ज़्यादा एलिमेंट फॉर द सेंटिनल होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे अगर ये आपका आर है तो आर माइनस 12 जो है जो आपका क्यू है तो आर माइनस 16 माइनस 12 इज 4। तो 4 एलिमेंट यहाँ पे भी मूव करने हैं, एक एक्स्ट्रा हमने सेंटिनल के लिए प्लेस कर दिया है। यहाँ से क्रॉस का मतलब ये है इस एरे ए में से कि ये वैल्यूज हम यहाँ पे मूव कर चुके हैं, क्योंकि अभी जिस तरह एरेस बनाने के बाद एरेस क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ से वैल्यूज को वो जो इनिशियल दो हमारे फॉर लूप हैं जो एक वन से इन वन तक चल रहा है, दूसरा जो है वो वन से इन टू तक चल रहा है। तो वो यही कर रहे हैं कि पहला जो है वो लेफ्ट के जो सॉर्टेड सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं उसको लेफ्ट एरे में, और जो दूसरा सॉर्टेड सीक्वेंस है उसके एलिमेंट्स को जो है उसको राइट एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्रॉस का मतलब ये है कि वो एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब जब यहाँ से वैल्यू जाएगी तो हम उसके क्रॉस करते जाएंगे और वहाँ पे जहाँ जहाँ प्लेस होती जाएगी वहाँ का क्रॉस जो है वो हटता जाएगा, ठीक है जी। सो ये लेफ्ट और ये राइट है। फर्स्ट एलिमेंट ये आई है, ये जे है। आई और जे में से देखिए हमने ये कहा है कि दिस इज लेफ्ट एरे, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस वन। हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो आर जे से वैल्यू जाएगी आपके फर्स्ट पी की लोकेशन पे, ठीक है जी। हमारा वो पी से यहाँ से लेके पी टू आर तक हमारा जो है वो अब हमारा फॉर लूप चलेगा, ठीक है जी। सो टू और वन में से डेफिनेटली आपके पास यहाँ से वैल्यू गई, क्योंकि हमारा अलगोरिथम यह कहता है कि लेफ्ट की वैल्यू जो है अगर वो इसमें से लेस या इक्वल है तो फिर लेफ्ट में से जाएगी, लेकिन ये वैल्यू इससे स्मॉलर है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू न लेस है न इक्वल है बल्कि ये इससे ग्रेटर है। तो डेफिनेटली सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही है, तो ये वैल्यू वहां पे चली गई है, यहाँ से इसको मैंने क्रॉस कर दिया है और जे का इंडेक्स जो है वो बाई वन इंक्रीमेंट हो गया, तो वन से वो टू पे आ गया। अब हमने क्या करना है, जे की वैल्यू टू, टू इंडेक्स पे और वन इंडेक्स पे, तो टू और टू। अब लेफ्ट ऑफ आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल, तो डेफिनेटली ये वैल्यू इक्वल तो है इसके ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ से जाएगी, ठीक है जी। फिर आई इंडेक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई ये है और जे ये है, तो ये 4 है ये 2 है, तो डेफिनेटली ये 2 की वैल्यू जाएगी, तो यहाँ से ये 2 की वैल्यू गई है और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब 4 और 3 में से 3 की वैल्यू जाएगी, तो चूंकि राइट में से स्मॉलर है तो ये जाएगी, ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ यहाँ पे 3 में से, ठीक है, 12 लोकेशन। और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पे 6 की आ जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 और 6 में से डेफिनेटली 4 की वैल्यू जाएगी, तो 4 की वैल्यू यहाँ से गई। 5 और 6 में से जो है वो 5 की वैल्यू जाएगी, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ से चली गई है। 6 और 7 में से जो है वो क्या है, वो 6 की वैल्यू यहाँ से जाएगी, तो 6 यहाँ से क्रॉस होके यहाँ भी चला गया है। और अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, 7 की वैल्यू जो है 7 जो वैल्यू है लेफ्ट ऑफ 4 की वो 16 पे चली जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों केसेस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन पे मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि सॉरी, क्योंकि मेरे पास जो पी टू आर वाला फॉर का कंडीशन वो लूप था वो 9 to 16 चल रहा था। अब ये तभी कंपेयर होगा जब मैं 17 पे जाऊंगा, तो 17 जो है वो तो वहां पे फॉर लूप के इंडेक्सेस जो है उसका रेंज जो है उसमें अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ही वो 17 होगा तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और मुझे यहाँ पे चेक करने की जो है वो एक्चुअली जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। सो अगर हम मर्ज सॉर्ट के यहाँ पे जो है sorry, it's not the merge this is not the merge sort running time, it's basically the running time for the merging procedure। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम बेसिकली हमारे पास जो रिपीटेटिव कॉन्स्ट्रक्ट्स होते हैं जिसमें लूप्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, एक्चुअली उसी चीज़ों पे बेस ही हमारा ज़्यादातर कॉस्ट जो है वो अनकर हो रहा होता है, ज़्यादा कॉस्ट जो है वो उन्हीं का ही होता है, ठीक है जी। बाकी तो चाहे आपके पास 1 मिलियन या बिलियन भी एक सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स हैं,
और लूपिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके पास हमेशा उसका जो रनिंग रनिंग फॉर्म होगा या ग्रोथ होगा तो वो लीनियर ही होगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फॉर लूप्स हैं, एक इन वन टाइम तक चल रहा है, दूसरा इन टू टाइम तक चल रहा है। तो दोनों इन वन प्लस इन टू जो है वो इन के इक्वल है, तो इसलिए थीटा इन वन प्लस इन टू जो है वो थीटा ऑफ एन ही है। अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है, लास्ट फॉर लूप जो है उसमें कितने आइट्रेशंस हैं, उसमें आपके पास जो है वो इन आइट्रेशंस हैं। अब अगर आप इस इन प्लस इन को देखें तो आपके पास 2n हो जाएगा, और 2 जो है वो कोफिशिएंट है, तो इसलिए आपके पास क्या है, आपके पास थीटा ऑफ n टाइम ही है। तो ओवरऑल जो एसिम्प्टोटिकली आपके पास टाइम आएगा, रनिंग टाइम आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। इस मर्जिंग प्रोसीजर के लिए तो वो क्या है, वो आपके पास जो है वो लीनियर है। ठीक है जी। So now let's talk a little bit about general procedure. How do we analyze divide and conquer algorithms? So ये जनरल डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम्स के एनालिसिस का मैकेनिज्म है। नॉर्मली हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसको हम रिकरेंस इक्वेशन कहते हैं, या मोर कॉमनली हम उसे रिकरेंस कहते हैं। वो हम यूज़ करते हैं फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ रनिंग टाइम ऑफ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम। So T of n, which is the time, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि T of n basically is the running time of an algorithm for the input size n। ठीक है जी। So ये basically running time है problem size n के लिए। अब अगर आप देखें तो हमने देखा कि डिवाइडिंग कंकर में क्या हो रहा है, आपको एक प्रॉब्लम मिलता है। अगर वो प्रॉब्लम जो है वो जो है वो स्मॉल इनफ नहीं है, तो आप उसको जो है वो स्प्लिट करते हैं और रिपीटेडली स्प्लिट करते जाते हैं जब तक आपके पास वो ऐसे लेवल तक नहीं पहुंचता जहां पे डायरेक्टली सोल्यूशन आपके पास जो है वो अवेलेबल होता है। सो दिस इज़ अब हम यहाँ पे जो है प्रॉब्लम के साइज़ के ऊपर जब हम बात करें, अगर हम ये कहते हैं कि जी प्रॉब्लम का साइज़ जो है अगर वो काफ़ी स्मॉल है, सपोज़ हम कहते हैं कि n जो है वो लेस देन और इक्वल टू कोई c कांस्टेंट वैल्यू है, वी हैव अ बेस केस, राइट। सो हम हमारे पास बेस कंडीशन एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉब्लम का साइज, जिस तरीके से हम फैक्टोरियल को हमने डिस्कस किया, तो 0 फैक्टोरियल वाज बेसिकली द बेस कंडीशन, राइट, एंड दैट वाज अ वैल्यू 0 इन दैट केस, राइट। सिमिलरली हमने मर्ज सॉर्ट को देखा, तो उसमें हमारे पास जो सी की वैल्यू थी, इनकी जो वैल्यू थी, इट वाज बेसिकली वन। वन से जब आपके पास वैल्यू ग्रेटर थी, तो तब जाके आपके पास डिवाइड एंड कंकर का जो अप्रोच है वो अप्लाई होता था। सो हमारे पास क्या है, अगर प्रॉब्लम का साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास जो है वो बाय ब्रूट फोर्स जो है उसका सोल्यूशन जो है वो कांस्टेंट टाइम आता है, और कांस्टेंट टाइम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम थीटा ऑफ वन कहते हैं। ठीक है जी। अगर वो स्मॉल इनफ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सब डिवाइड हो सकता है, या वो उसकी डिवीजन जो है वो पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम चूंकि जेनेरिक रिकरेंस जो है वो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, we are not specifically talking with respect to the merge sort in this case. As an example, yes, we do talk about the merge sort, लेकिन वो हम later on जो है वो subsequent जो हमारे स्लाइड्स हैं उसमें पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, अगर जो साइज है अगर वो बड़ा है, सो व्हाट वी डू इज कि वी अप्लाई अ डिवीजन, राइट, और डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि ए सब प्रॉब्लम में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ए इज द नंबर। पास प्रॉब्लम में वो वन भी हो सकता है, पास प्रॉब्लम में जो है वो टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो सकता है। इस तरह हमारे पास वी कुड हैव मोर पॉसिबिलिटी एज वेल, जिसमें हम एक एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम या सब प्रॉब्लम जो है उसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ए हमारे पास सब प्रॉब्लम्स हैं, और हम कहते हैं कि वन ओवर बी जो है ऑफ इन, वन ओवर बी ऑफ द साइज ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, तो हर एक सब प्रॉब्लम का जो साइज है वो क्या है, वो वन ओवर बी ऑफ द एक्चुअल साइज है। तो एन अगर एक्चुअल साइज है तो वन ओवर बी एन बनता है, या एन ओवर बी हमारे पास बनता है। ठीक है जी। अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो मर्ज सॉर्ट है, तो मर्ज सॉर्ट में कितने सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करते हैं, हम दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। और अगर आप देखें तो p की वैल्यू जो है
वो भी 2 है। तो अगर आप देखें तो n ओवर 2 का मतलब है हाफ एलिमेंट्स या हाफ एलिमेंट्स। सो अगर आप देखें तो दो सब प्रॉब्लम और हर एक में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो मर्ज सॉर्ट में हमारे पास मिल रहे हैं, लेकिन ये हर एक के केस में जो है ये इस तरह पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम जनरलाइज हम ये कहते हैं कि ए सब प्रॉब्लम में और डिवाइड करते हैं जिसमें हर एक का साइज जो है 1/b होता है ऑफ द ओरिजिनल साइज। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या है, अब 3 स्टेप्स अप्लाई होंगे। अगर वो स्मॉल इनफ इनपुट प्रॉब्लम साइज स्मॉल नहीं है तो हमारे पास यहीं पर 3 स्टेप्स अप्लाई होंगे, डिवीजन का, कंकरिंग का और कॉम्बिनेशन का। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि जी जो डिवीजन का टाइम है एक इन साइज प्रॉब्लम को डिवाइड करने में जो टाइम लगता है, वी कॉल इट let's call it d of n, which is the division time of n input n, right, into sub problems. There are a sub problems to solve। तो हमने क्या करना है, हमने a sub problem को सॉल्व करना है और हर एक का साइज क्या है, क्योंकि हमने कहा कि आप एक प्रॉब्लम को जो है वो a सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें और हर एक का जो साइज है वो एक्चुअल इनपुट का जो है या ओरिजिनल साइज का जो है वो 1/b है। तो n हमारे पास बेसिकली जो है इन जो है वो हमारे पास एक्चुअल साइज है। तो 1/b इंटू एन, ये n/b बनता है। तो आपके पास क्या होता है कि हम साइज n/b के ए सब प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें से हर एक का टाइम जो है वो कितना लगता है, वो t n/b लगता है। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम का साइज है n/b, तो t n/b जो है इट इज बेसिकली अ टाइम which is required to solve a problem of n और b size। ठीक है जी। सो अगर हमने a सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस t n over b को a से मल्टीप्लाई कर दें, सो a into t n over b time would be basically required to solve the सब प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। सो ये बेसिकली वो जो कंकरिंग स्टेप है ये उसके पर्सपेक्टिव से है। और द थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट वी कॉल द कॉम्बिनेशन स्टेप, जिसको हम c of n कहते हैं। ठीक है जी। सो अब रिकरेंस जो है इट इज़ बेसिकली एन इक्वेशन, इट इज़ बेसिकली अ फंक्शन। इसके दो पार्ट्स होते हैं कि एक जब इनपुट का साइज जो है वो क्वाइट स्मॉलर होता है तो उसका जो है वो जो रनिंग टाइम है वो क्या होता है, और अगर अगर जो साइज है अगर वो उस बेस कंडीशन से बड़ा है तो उस सिचुएशन में आपके पास जो है वो क्या होता है। ठीक है। तो इसलिए नाउ वी गॉट दिस जेनेरिक रिकरेंस इक्वेशन, जिसमें हम ये कहते हैं कि आपके पास टोटल रनिंग टाइम जो है वो क्या है। अगर बेस कंडीशन एग्जिस्ट करता है तो बेस कंडीशन में वहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट टाइम है, और अदरवाइज आपके पास जो कॉस्ट है तो डिवीजन का डी ऑफ एन टाइम आप ऐड कर दें और कॉम्बिनेशन का टाइम आप ऐड कर दें। किस टाइम के साथ, जब आप ए सब प्रॉब्लम जिसमें हर एक का साइज जो है वो टी एन ओवर बी है, ये सारे आप कैलकुलेट करें, सो इट विल बेसिकली गिव यू द टोटल रनिंग टाइम ऑफ एन algorithm, right? So now let's talk with respect to the merge sort कि how do we analyze merge sort। so हमने बेसिक उसका जो बैकग्राउंड है in terms of the recurrence equation वो थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब कर दिया है। हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए ये कहते हैं कि हमारे पास जो n है, जो इनपुट है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि इट्स अ पावर ऑफ 2, राइट। each divide step yields two सब प्रॉब्लम्स। तो हम जब एग्जैक्टली पावर ऑफ 2 हमारे पास जब n जो है वो एग्जैक्टली पावर ऑफ 2 है, मींस 4 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, 16 है, 32 है, तो हर एक केस में हम उसे दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं और हर एक का साइज जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है, वो हाफ होता है। जिस तरह 8 है तो 8 में अगर आप 8 और 2 करते हैं तो 4 और 4 के तो सब प्रॉब्लम बनते हैं, 4 है तो 2 और 2 के सब प्रॉब्लम्स बनते हैं, 16 है तो 8 और 8 के प्रॉब्लम्स बनते हैं। ठीक है जी। सो द बेस कंडीशन हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट का है वो क्या है, जब आपके पास इनका साइज जो है वो 1 होता है तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे पास बेस कंडीशन है। ठीक है जी। और आप वहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं, सही है। अब इनकी वैल्यू जब 2 या 2 से बड़ी होती है तो आपके पास क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम इन टर्म्स ऑफ 3 स्टेप्स। क्यू डिवीजन जो है वो क्या कर रहा है, डिवीजन का स्टेप जो है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली जो है वो क्यू कंप्यूट कर रहा है, और क्यू जो है वो क्या है, बेसिकली पी और आर का जो है वो एवरेज वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास डिवीजन का जो टाइम है वो भी थीटा ऑफ 1 टाइम है। ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे जो बेस कंडीशन है उसका लिए जो टाइम होगा वो कांस्टेंट टाइम होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है
जो हमने वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमने कलेक्ट करनी है, जो कि एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है। ठीक है, यहाँ पे कंकर स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमने रिकर्सिवली हर एक स्टेप के अंदर जो है वो दो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और हर एक का साइज जो है वो n ओवर 2 है। तो 2t/2 जो है ये बेसिकली आपके कंकरिंग स्टेप का जो है वो कॉस्ट आएगा। ये वही है AT/n/b। अब a और b की जगह हमने 2 और 2 प्लेस कर दिया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 2t/2, राइट। और कॉम्बिनेशन का स्टेप या कंबाइन स्टेप जो है वो क्या कर रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली बेस्ड ऑन मर्ज ऑन एन n एलिमेंट सब एरे, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो थीटा ऑफ n टाइम ले रहा है। ठीक है जी, तो c ऑफ n जो है वो थीटा ऑफ n टाइम ले रहा है। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें, सो हमारे पास d ऑफ n टाइम जो है वो क्या है, वो थीटा ऑफ 1 है, और c ऑफ n टाइम जो है वो क्या है, वो थीटा ऑफ n है। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो आपके पास क्या है, ये n+1 है, और दोनों में n+1 का मतलब ये है कि ये n1 है और वो n0 है, तो दोनों में से जो लीडिंग टर्म है वो क्या है, वो n है, तो ये दूसरा टर्म जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, सो दैट्स व्हाई इट बेसिकली सम टुगेदर दे गिव द फंक्शन which is linear in nature, right? सो थीटा ऑफ n हमारे पास आ रहा है इस सिचुएशन में। ठीक है जी, अब टी ऑफ n जो है जो जेनेरिक केस है वो हमारे पास क्या बनेगा, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द मर्ज सॉर्ट। अगर n की वैल्यू जो है 1 है तो इसका जो रनिंग टाइम है वो थीटा ऑफ 1 है। अगर n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो उस सिचुएशन में मींस 2 या 2 या 2 से ग्रेटर भी आप कह सकते हैं, या 1 से ग्रेटर, वैसे ही 2 और 2 ऑनवर्ड्स वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है जी, सो t/2 प्लस थीटा ऑफ n, ये आपके पास जो है ये रिकरेंस इक्वेशन है, जो कि आपके पास मर्ज सॉर्ट के रनिंग टाइम को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन, नॉट एक्चुअली फाइंडिंग आउट what exactly the running time in terms of a function, growth of function it is it gonna be, right? So वो आगे हमने जो है उसे जो है वो कैलकुलेट करना होगा। सो जिस तरह मैंने कहा कि मर्ज रिकरेंस जो है मर्ज सॉर्ट का, वो तो उस मर्ज सॉर्ट के रनिंग टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे सॉल्व हमने कैसे करना है। सो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह वी गोना बी टॉकिंग अबाउट सर्टेन थ्योरम्स। उसमें से एक थ्योरम है जिसको हम मास्टर थ्योरम कहते हैं, और उस मास्टर थ्योरम के थ्रू हम ये शो कर सकते हैं, वी कैन डेफिनेटली इलस्ट्रेटेड एंड वी विल डेफिनेटली इलस्ट्रेटेड होते हैं कि हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस है उसका रनिंग टाइम जो है टोटल टी ऑफ एन जो है, इट इज़ बेसिकली थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ एन, राइट। ये जो log ऑफ n है ये बेसिकली बाइनरी log के लिए है, log ऑफ n विद बेस 2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो डिवीजन जो है वो 2, जो डिवीजन का बेस है वो 2 है, क्योंकि हमारा हर प्रॉब्लम जो है वो दो सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, सो जैसे मैंने पहले कहा था कि कंपेयर्ड विद इंसर्शन सॉर्ट थीटा इन स्क्वायर वर्स्ट केस रनिंग टाइम, मर्ज सॉर्ट जो है ये फास्टर है, फास्टर इन द सेंस है कि इसका जो रनिंग टाइम है वो कम है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द एन स्क्वायर। ठीक है ना, सो ट्रेडिंग अ फैक्टर ऑफ n, क्योंकि हमारे पास n स्क्वायर जो है इट इज़ n इंटू n, और ये n इंटू लॉग ऑफ n है, तो n अगर हम 8 जैसे अगर हम n इज इक्वल टू 8 ले लें तो n इज इक्वल टू 8 और log ऑफ 8 जो है इट्स बेसिकली 3, सो 3 डेफिनेटली इज स्मॉलर वन। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो log फंक्शन है विच इज़ बेसिकली द रिवर्स फंक्शन ऑफ द स्क्वायर फंक्शन, राइट। सो वो जो है वो बेसिकली जो है वो कम है आपके लीनियर फंक्शन से भी। ठीक है जी, तो इसलिए अगर आपके पास एक फैक्टर log ऑफ n का फैक्टर जो है वो इनके साथ है, और दूसरे एंड पे आपके पास n का फैक्टर इनके साथ है, तो डेफिनेटली जो n स्क्वायर है वो ज़्यादा रनिंग टाइम ले रहा है एज कम्पेयर टू दी मर्ज सॉर्ट। सो मर्ज सॉर्ट जो है वो हमारे पास क्या है, इट्स बेसिकली फास्टर। इसका जो ग्रोइंग है वो स्लोअर है इन दैट केस। ठीक है जी, सो स्मॉल इनपुट के लिए हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट जो है वो फास्टर है, लेकिन अगर हम बड़े इनपुट के लिए ले लें तो बड़े इनपुट के लिए हमारा सॉर्ट जो है वो हमेशा फास्टर होगा, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है उसे सॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि इसका टाइम जो है वो रनिंग टाइम जो है वो क्या है, वो ज़्यादा स्लोली जो है वो ग्रो कर रहा है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है, कि उसका जो रनिंग टाइम है वो स्लोली ग्रो कर रहा है, सो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो जो है वो बेसिकली इन लॉन्ग टर्म जो है फॉर लार्ज इनफ इनपुट्स जो है वो बेहतर होगा। ठीक है जी, अब चूंकि हम चैप्टर नंबर 4 में जब मास्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे उसके बाद वी विल डेफिनेटली हैव दिस
वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू दिस डिस्कशन, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मर्ज सॉर्ट का जो रनिंग टाइम है, टोटल रनिंग टाइम वो थीटा ऑफ एन लॉग ऑफ एन है। लेकिन फॉर नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व मर्ज सॉर्ट रिकरेंसेस विदाउट द मास्टर थ्योरम एज वेल। यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो एक थ्योरम है या एक मेथड है जिसके थ्रू हम बाय इंट्यूशन जो है ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका रनिंग टाइम जो है वो बेसिकली क्या होगा। क्योंकि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच और मर्ज सॉर्ट में हमने कहा कि हम रिकर्शन यूज करते हैं, तो रिकर्शन ट्री को बेसिकली हम ड्रा कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकर्शन ट्री वी कैन डिटरमाइन कि एक्चुअली जो रनिंग टाइम है वो बेसिकली क्या है। तो बाज़ लोग रिकर्शन ट्री को जो है वो एज ए प्रूफ मानते हैं, मानते हैं, बाज़ जो है उसे नहीं मानते। लेकिन एनीवेज इट इज़ one possible way to determine what exactly could be a running time. You can estimate it, you can by intuition have an insight about the actual running time, and we will utilize this to determine this time for the सो हम जो थीटा ऑफ वन है हम ये कहते हैं कि सपोज बेस कंडीशन के लिए हमने एक कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर दी है, हम दोबारा जो है वो उसमें वो कांस्टेंट को री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम कहा था कि जब आप कांस्टेंट और लोअर ऑर्डर टर्म को जो है वो एलिमिनेट करते हैं तो आप एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब अगर हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को जो है वो रिमूव करने हैं, सो देन वी नीड टू get back to the coefficients and the constant values in the equation as well. So हम उसका रिवर्स फंक्शन जो है वो दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। सो सी जो है हम कहते हैं कि एक कांस्टेंट है जो कि रनिंग टाइम बेस केस के रनिंग टाइम को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, और दिस इज आल्सो इज द टाइम पर एलिमेंट फॉर द डिवाइड एंड कंकर स्टेप। अब इस केस में हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम नेसेसरली हम सेम कांस्टेंट को यूज़ करें। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो है वो थीटा ऑफ एन जो है उसको भी एलिमिनेट करने के लिए सी इंट्रोड्यूस किया, और थीटा ऑफ वन यहाँ पे भी हमने सी किया। ज़रूरी नहीं है कि आप कैन नॉट आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कांस्टेंट जो है वो यूज़ करें, और आप जो है वो नॉर्मली, और बाज़ केस में डेफिनेटली यू हैव टू यूटिलाइज डिफरेंट केसेस। लेकिन अभी हमने उस डिटेल में जो है वो नहीं पढ़ना कि यहाँ पे डिफरेंट कांस्टेंट को यूज़ करना है या एक कांस्टेंट को यूज़ करना है। हमने दोनों केसेस में जस्ट एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन पे बेस जो है हमने सी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, और सी को हम कहते हैं कि जी वो बेस केस का रनिंग टाइम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एक एलिमेंट के लिए जो है पर एलिमेंट के लिए डिवाइड और कंकर स्टेप्स जो हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। अब इस रिकरेंस के इस फॉर्म पे बेस हम रिकर्शन ट्री जो है वो ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारे पास सक्सेसिव एक्सपेंशंस ऑफ द रिकरेंस जो है वो शो कर रहा होगा। सो हम लेट्स हैव अ लुक कि हम ये रिकर्शन ट्री जो है वो किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और फिर उसको हम यूटिलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। So for the original problem we have a cost of Cn। अगर आप देखें पिछले वाले उसमें बेस कंडीशन को अभी छोड़ दें क्योंकि हम रूट से स्टार्ट ले रहे हैं, तो इनिशियली बिल्कुल क्या होगा ओरिजिनल प्रॉब्लम के लिए हम 2t n ओवर 2 प्लस c ऑफ n की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास Cn का कॉस्ट आता है, दैट कॉस्ट इज बेसिकली फॉर द डिवीजन एंड कॉम्बिनेशन वन, राइट। और हमें दो सब प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिसमें हर एक जो है उसका कास्ट क्या है वो टी एन ओवर टू है, जो कि अभी हमें नॉन नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि टी एन ओवर टू ट्वाइस आप डिटरमाइन करें, उसको सी एन में ऐड कर दें, सो दैट वुड बी बेसिकली द टोटल कास्ट फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो हम जो है वो जो रिकरेंस हमारे पास है 2t n/2 प्लस सी ऑफ एन, हम उसको इस फॉर्म में जो है इस रिकर्शन फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि दिस इज बेसिकली the cost incurred on the division and combination steps, and then we get two sub problems जिसको हमने नीचे जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है जी। अगर अभी आप यहाँ पर दूसरे स्टेप में आ जाए, फॉर ईच ऑफ द साइज n over 2 सब प्रॉब्लम, ये दो हमारे सब प्रॉब्लम्स मिले, दिस कॉस्ट इज अंडरस्टूड, सो इसको आप छोड़ दें। अब हम इसके रनिंग टाइम की बात करते हैं कि इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जो है किस तरीके से जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। सो जो n over 2 सब साइज के सब प्रॉब्लम है हमारे पास, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यही कॉस्ट पे अप्लाई करें। पहले अगर n के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि सी एन टाइम है और
n/2 के साइज के दो सब प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। अब अगर हम t/2 की बात करते हैं तो डेफिनेटली c/2 हमारे पास जो है वो कास्ट होगा, और फिर हमें जो है वो 2n/2 के हाफ साइज के दो सब प्रॉब्लम्स मिलेंगे। So 1/2 into n/2 जो है वो बनेगा n/4. So what we basically get would be, for this one, what we get would be c/2 or फिर t/4 or t/4, and that's what we got over here, right? Similar is the case with this one. हम यहाँ पे भी जो है इस t/2 को जो है वो इस फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें अगर आधा प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आधे प्रॉब्लम के लिए हमें c/2 कॉस्ट जो है वो अप्लाई करना होगा, प्लस जब हम क्वार्टर साइज के दो सब प्रॉब्लम्स, क्योंकि हाफ जो है वो फिर क्वार्टर क्वार्टर में डिवाइड होते हैं, तो जब क्वार्टर क्वार्टर के दो हम डिवाइड सॉल्व करें तो उनके टाइमिंग को इसमें डिटरमाइन करें तो हाफ प्रॉब्लम का टोटल टाइम जो है वो हमें मिल जाएगा, तो हाफ और हाफ फिर ये सारा जो है वो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ वी गॉट t/4। सो एग्जैक्टली आप इसी तरीके से जो है वो फिर अब t/4 के ऊपर जो है वो अप्लाई करें तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कहेंगे कि c/4 हमारा टाइम होगा और दो सब प्रॉब्लम बनेंगे n/8 साइज के। दिस इज मेंशन्ड हियर। हम ये कहते हैं कि जी नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, c/4 और फिर n/8 और t/8 के दो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे। यहाँ पर भी c/4 ये जो है रिप्लिकेट हो रहे हैं। ठीक है जी। So we need to continue expanding until the problem sizes get down to 1। तो हम ये इस तरीके से परफॉर्म करते जाएंगे, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम का साइज जो है वो 1 हो जाएगा, और जब प्रॉब्लम का साइज जो है वो 1 हो जाएगा t1, तो t1 का कॉस्ट जो है वो क्या है, वो बेसिकली c है हमारे पास। ठीक है जी। सो अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है, अगर आपको ट्री डेफिनीशन याद हो तो ट्री में कुछ डेफिनीशंस हम परफॉर्म करते होते थे कि डेप्थ क्या है या हाइट क्या है, इस तरीके से जो है वो हमारे पास सिबलिंग नोड्स क्या हैं, लेवल क्या है। सो अगर हम देखें तो इसको नॉर्मली हम लेवल कहते हैं, इसको लेवल 0 कहते हैं, लेवल 1, लेवल 2, और इस तरीके से ये हमारे पास लेवल्स होते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जी एक डेप्थ क्या है एक ट्री का, ठीक है जी। सो हम ये कहते हैं कि जी जो रूट नोड है वहाँ से टूवर्ड्स द लीफ नोड्स जो सिंपल लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसे नॉर्मली हम क्या कहते हैं, उसे नॉर्मली जो है वो हम डेप्थ कहते हैं। ठीक है जी। और जो हमारे लेवल्स हैं वो बेसिकली जो है वो डेप्थ से एक ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप डेप्थ जो है वो डिटरमाइन करें, उसमें +1 कर दें तो वो आपके पास जो है वो लेवल आ जाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आगे भी हम आगे हम फिर फॉर्मली डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ से इस फिगर से हम ज़्यादा उसको बेहतर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये लेवल बाई लेवल आप ज़रा चेक करें तो आपके पास जो कास्ट है वो CN आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम था लेकिन उसका जो डिवीजन और कॉम्बिनेशन का कास्ट था वो CN ही था। यहाँ पे दो सब प्रॉब्लम्स थे और उनके जो कास्ट है वो C/2 प्लस C/2 और C/2 है। आप दोनों C/2 प्लस C/2 को ऐड कर दें तो आपके पास फिर जो है वो CN आ जाएगा। यहाँ पर चार सब प्रॉब्लम्स हैं लेकिन हर एक का साइज जो जो कास्ट है वो क्वार्टर है। ठीक है जी। सो आप C/4 प्लस C/4 प्लस C/4 प्लस C/4 4 जो है तो 4 कट जाएगा तो ये n आ जाएगा। और अल्टीमेटली जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉब्लम था और उसमें n एलिमेंट्स थे, यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स थे उसमें n/2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पे चार प्रॉब्लम्स थे n/4 उसका साइज था। यहाँ पर अब आपने अल्टीमेटली इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू द मर्ज सॉर्ट में बात कर रहा हूँ, आपने इसको जो है वो इन सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है और हर एक का जो साइज है वो क्या है, वो 1 है। तो C जो है जब ये आप इन टाइम C को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी आपके पास जो है वो CN ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे इन्होंने चूंकि टोटल इसको लिखा भी हुआ है, तो अगर हमें जो है वो लेवल्स का पता चल जाए कि लेवल्स कितने हैं, जैसे मैंने कहा कि डेप्थ का तो हमें पता है कि जी रूट का जो है वो लीव्स तक जो सिंपल लॉन्गेस्ट पाथ है वो आप डिटरमाइन करें, एंड दैट इज understood to be log of n with the base 2, that's a binary log, right? So अब
लेवल्स का मैं कहता हूँ कि लेवल्स क्या हैं, लेवल्स आर वन जो वन मोर देन द डेप्थ। सो आपके पास क्या है, log ऑफ n+1 आ जाएगा, वो आपके पास लेवल्स आ जाएंगे और हर एक लेवल का कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे नोन है। तो आप क्या करें, log ऑफ n+1 को cn से मल्टीप्लाई करें, सो व्हाट वी गेट इज cn log ऑफ n प्लस c ऑफ n। तो मेरे ख्याल में ये डिस्कशन आगे जो है वो फॉर्मली इन्होंने लिखी भी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं जो है इसको इसलिए डिस्कस कर रहा था ताकि हमारे लिए आगे जो है वो क्लियर। ईच लेवल हैज कॉस्ट सी एन, हर एक लेवल का कॉस्ट सी एन है। टॉप लेवल में सी एन है, नेक्स्ट लेवल में जो है दो सब प्रॉब्लम्स हैं, हर एक का कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट सी एन ओवर टू है, तो अल्टीमेटली वो ऐड होगा तो सी एन बनता है। नेक्स्ट लेवल में फोर सब प्रॉब्लम्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग कॉस्ट हर एक सब प्रॉब्लम का सी एन ओवर फोर है, अल्टीमेटली सी एन बन रहा है। हर टाइम जब हम एक लेवल नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स जो है वो डबल होते जा रहे हैं, लेकिन जो कॉस्ट है हर पर सब प्रॉब्लम का वो आधा होता जा रहा है। ठीक है जी, सो दीज आर बेसिकली समथिंग जो कि हम वहाँ पे डिस्कस। देयर आर log of n+1 levels, एज आई सेड क्लियरली मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि हाइट हमारे पास क्या है, वो log of n है, log of n+1 हमारे पास जो है वो लेवल बनते हैं। ये मेरे ख्याल में इस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या है, आप इसको देख लें, दिस इज़ बेसिकली इंडक्शन, थ्रू इंडक्शन यू कैन ऑलवेज हैव अ प्रूफ फॉर दिस वन, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे शायद अभी इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ द कॉस्ट एट ईच लेवल having a log of n+1 level each costing c of n, right। so total cost जो है वो क्या है, आप इन लेवल्स को जो है वो cn से मल्टीप्लाई कर दें, so what you get is cn log of n plus c of n। और अब आप क्या करें, this is the lower order term, so आप इसको एलिमिनेट कर दें, और c is basically the constant coefficient, so आप इसको भी एलिमिनेट कर दें। इट मीन्स हम ये तब करते हैं जब हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस अप्लाई करते हैं। सो इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो थीटा का फंक्शन, थीटा सिंबल नज़र आ जाएगा, which is basically representing one form of the asymptotic analysis, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि थीटा का मतलब क्या है, बेगो का मतलब क्या है, और बेग ओमेगा और ये सब क्या है। ठीक है जी। सो लेकिन बाय इंट्यूशन हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका टाइम जो है वो बेसिकली क्या है, वो n log of n ही है। मेरे ख्याल में आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है, एक असाइनमेंट, ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि ये मर्ज सॉर्ट जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कि आप इसे किसी भी, आई एम नॉट रियली कंसर्न विद एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज के अपने भी किसी अपने चॉइस की किसी भी लैंग्वेज को ले लें, उसमें उसको इम्प्लीमेंट करें, इसको मल्टीपल टाइम रन करें। अगेन आई एम सेइंग कि एल्गोरिथम सीखने के लिए अगर आप इसको डिबगिंग मोड में रन करें, और हर एक वेरिएबल की वैल्यूज़ और इंडेसेस और एक्चुअल वैल्यूज़, उस वैल्यूज़ की मूवमेंट्स और इन चीज़ों को अगर आप जो है वो एनालाइज करते जाएं या फॉलो करते जाएं, so it would give you a big boost to learn about the algorithm, right। so आप ये सोर्स कोड को जो है और इसके रिस्पॉन्सेज को फिर गूगल क्लासरूम में जो है वो प्रोड्यूस कर दें। आप गो थ्रू कर लें इस लेक्चर का, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स a bit technical, not too technical as well, right। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी उसमें इश्यूज हैं, तो आप वो मुझसे जो है वो फिर डिस्कस कर लें। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आई होप कि आप इसको जो है वो गो थ्रू करेंगे, एंड यू विल कम अप विद द प्रॉब्लम्स। सो टिल देन, टिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।